नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के नावल का नाम है जीत लिया तुमसे तुमको और इसकी राइटर है राफ़िया अहमद। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। 60% लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल्स प्रोवाइड करूँ। तो नावल शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो लाइक करना भी मत भूला करें। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो लाइक नहीं करते, बहुत बुरी बात है। तो चलिए जल्दी से इस नावल को शुरू करते हैं। कार्टून ऊंची आवाज़ में लगे थे जबकि हंसने की आवाज़ इससे भी ऊंची थी। एलसीडी के आगे वो बैठी थी। उसके हल्के घुंघराले बाल पूरे सोफे पर बिखरे थे और वो सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठी थी। ज़्यादा हंसने से उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। भूरी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत भरी हुई थी। शामिर, ज़रार और शाज़ेब, तुम लोगों ने पैकिंग कर ली है? दरमियानी उम्र की खातून कमरे से ऊंची आवाज़ में बोलती बाहर आई और फिर लाउंज पर नज़र पड़ते ही उनका दिमाग घूम गया। वो सामने मज़े से नूडल्स का बाउल उठाए टीवी देखने में मसरूफ़ थी। ये क्या तरीका है हरमीन? वो गुस्से से बोली तो हरमीन ने मासूम सी शक्ल बनाकर उनको देखा। जोया बेगम, ना डांटा करो उसे। इदरीस की आवाज़ पर वो बाउल को टेबल पर रखते उछलकर सोफे से उतरी। उसके बाल आबशार की तरह कमर से नीचे घुटनों तक चले गए। बाबा, खुशी से कहते वो भागती हुई उनके सीने से लग गई। ये जो आपका लाड प्यार है ना, इसी ने इसे बिगाड़ दिया। जोया नाराज़गी से कहती लाउंज में ही बैठ गई तो इदरीस ने मुस्कुराकर हरमीन को देखा। बाबा, मैं सारा खाला के जाकर क्या करूँगी? सुबहान भी नहीं है। मैं कल ही सवात चली जाती हूँ ना अपनी दोस्तों के साथ। हरमीन ने मासूमियत और शरारत से उन्हें देखा। इदरीस ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसे खुद से अलग करते वो भी लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गए। तुम्हें पता है मेरी जान कि मैं मना नहीं करूँगा, मगर आपकी खाला आपको याद कर रही हैं। वो भी उनके साथ ही बैठ गई। अगर दिल नहीं लग रहा तो बताओ, मैं टिकट करवा देता हूँ। हरमीन ने नूडल्स खाते नफ़ी में सर हिलाया। मैंने नहीं जाना इंग्लैंड। ऊपर से सुंबल खाला के वो चीप बच्चे, उसने झरझरी ली। जोया ने गुस्से से उसे देखा। कम खाया करो ये नूडल्स, वरना ये चिड़िया का घोंसला और बड़ा हो जाएगा। शामिर ने हरमैन के बाल पीछे चढ़ते हुए कहा। उसके पीछे शाज़ेब और ज़रार भी वहाँ ही आ गए। बाबा, इसे कह दे मेरे बालों को ना कुछ कहा करे, वो खफगी से बोली। शामिर, अदरीस ने मसनूई गुस्से से उसे देखा। पैकिंग हो गई सबकी? जोया ने सवालिया नज़रों से सबको देखा। जी बस हो गई। और इस प्रिंसेस को कहाँ और कब छोड़ना है? शाज़ेब ने मुस्कुराकर अपनी सबसे छोटी बहन को देखा। शाज़ेब, शामिर और ज़रार में 1-1 साल का फ़र्क था, जबकि हरमीन ज़रार से 3 साल छोटी थी। वो जिस्मानी लिहाज से बहुत पतली और कद में भी छोटी थी। ये सारा के घर जाएगी, जोया ने फैसला सुनाया। हरमीन ने शक्ल बनाकर इदरीस को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर शाने अचका दिए। कब जाएगी? ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी अल्लाह। ज़रार ने फ़ोन पर मसरूफ़ तबसरा किया। बाबा देख रहे हैं आप? हरमीन बाउल टेबल पर रखते उठ गई। जा रही हूँ मैं, वो बच्चों की तरह रूठ कर बोली। हाय मेरी प्यारी बहन, ऐसे तो ना जाओ। ज़रार ने उठकर उसे सीने से लगाया। सब मुस्कुरा दिए। मैं अपना सामान देख लूँ, फिर दिन को ट्रैक पर भी जाना है, वो शरारत से कहती अंदर भाग गई। ये कब से तैयार हो गई? वो तो हम भाइयों का प्रोग्राम था, शामिर खफकी से बोला। पता है तुम लोगों को कि उसे एडवेंचर का कितना शौक है तो फिर? अदरीस ने मुस्कुराकर उनके लटके चेहरों को देखा। ये बहन नहीं चुड़ैल है, ज़रार भी गुस्से से बुड़बुड़ाया। कमरा गुलाबी रंग में सजा था। बेड के पीछे दीवार पर गुलाबी फूलों वाला वॉलपेपर लगा था, जबकि बाकी दीवारें सादी थी। बेड के आखिर पर नीचे सफ़ेद कारपेट का टुकड़ा पड़ा था, जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंगों के कुशन मौजूद थे। सामने एलसीडी थी। एक तरफ टेबल था जिसके ऊपर दीवार में बोर्ड लगा था। उसके ऊपर बहुत सी प्रिंसेस की तस्वीरें लगी थी और टेबल पर इंग्लिश किताबें मौजूद थी। बाहर टेरेस में खूबसूरत सा झूला रखा था। खुद वो ट्रैक सूट में मलबूस थी, बाल खुले थे। चुड़ैल आ जाओ, देर हो रही है। ज़रार की आवाज़ पर वो खफगी से मुंह में बुड़बुड़ाई। बस सब रख लिया? उसने उंगली को होंठों में दबाकर सोचा, फिर बैग बांध करके बेड से अपनी ट्रैक सूट की जैकेट उठाते वो दरवाजे की तरफ चली गई। हरमैन यार आ जाओ, लेट हो रहे हैं, शामीन ने उकता कर आवाज़ दी। वो तीनों भी ट्रैक सूट में मलबूस थे। हरमीन तकरीबन भागती हुई नीचे आई। आ रही हूँ, क्यों हवा के घोड़े पर सवार हो? नाराज़गी से कहते उसने जैकेट पहनी। बाहर बारिश वाला मौसम है, अगर तुमने बिजली चमकने पर शोर किया ना तो कसम से वहाँ किसी दरख्त के साथ बांध आऊँगा। ज़रार ने गाड़ी की तरफ जाते अटल लहजे में कहा। बदतमीज़ी मत करो ज़रार, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, मुँह फुलाकर कहते वो उसके साथ पिछली सीट पर बैठ गई।
मेरी प्रिंसेस को मत कहा करो कुछ, शाहजेब ने तनबीह करते पहले अपने साथ मौजूद शामिर और फिर शीशे से पीछे ज़रार को देखा। तौबा करिए भाई, ये प्रिंसेस के नाम पर धब्बा है, शामिर ने हंसी दबाई। अगर ऐसे बेइज्जती करनी थी तो ना लाते। बात खत्म होते जोरदार आवाज़ से बिजली चमकी। आह! हरमीन चीख मारकर ज़रार के बाजू से चिपक गई। दूर रहो, मसनूई गुस्से से उसने डरी हुई हरमीन को देखा। मेरी जान, इसमें डरने वाली क्या बात है? शाहजेब ने प्यार से पूछा। मुझे लगता है ना। वो आंखें जोर से मीच कर बैठी थी। हरमीन सीधी बैठो, लोग देखकर क्या कहेंगे? ज़रार ने अफसोस से उसकी हालत देखी, मगर वो हिली तक नहीं। अच्छा रुको, मुस्कुराकर ज़रार ने बाजू छुड़वाया और उसके गिर्द अपना बाजू का हसार बनाया, तो हरमीन ने भी मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रख लिया। मारगला की पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई थी। खूबसूरत मौसम ने कुदरती मनाजिर के और करीब कर दिया था। यार वापस चलते हैं, बारिश किसी वक्त भी हो जाएगी, शामिर ने पीछे से आवाज़ लगाई। हरमीन शाहजेब और ज़रार के दरमियान में थी, जबकि शामिर उसके पीछे था। नहीं भाई, अब पहुंचने वाले हैं, सर्दी भी अपने अरूज पर थी। शामिर ठीक कह रहा प्रिंसेस, सर्दी बहुत है, शाहजेब ने उसे प्यार से कहा। भाई प्लीज़ ना, शाहजेब ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। कुछ देर में वो ऊपर पहुंच चुके थे। वाओ! वो भागती हुई आगे गई, जहाँ से नीचे इस्लामाबाद नजर आ रहा था। वो बचपन से ही पहाड़ और कुदरत के करीब जगह की दीवानी थी। देखो आगे मत जाना, हम यहाँ पास में हैं, ज़रार उसे समझाकर उन दोनों के पीछे चला गया। अब आएगा मज़ा। शरारत से हंसते वो अंदर दरख्तों वाली तरफ चली गई। सुकून है कितना। वो चलते हुए काफ़ी आगे निकल आए, जहाँ सिर्फ खामोशी थी। सुनो लड़की, एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो करंट खाकर पलटी। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से घर आई। गुस्सा? वो तल्खी से कहता करीब हुआ। दूर रहो भाई, डर से उसकी आवाज़ कांपती। हरमीन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके गिर्द काफ़ी लड़के थे। बिजली ज़ोरदार आवाज़ से कड़की। भाई! वो भागती हुई कहकर भागी, मगर आगे से आते लड़कों ने रास्ता रोक लिया। एक बार फिर बिजली चमकी। हरमीन कहाँ है? शाहजेब को अचानक बिजली की आवाज़ से याद आया। ओह शिट, वो ऊपर है। ज़रार ने माथे को छुआ। टप टप बारिश के कतरों ने उन्हें बुखला दिया। वो अंधाधुन ऊपर भागे। ऊपर पहुंचकर तो जैसे ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। हरमीन कहाँ है? शामिर ने फिक्रमंदी से यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई। शाहजेब आगे की तरफ भागा। सुनिए, आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? शाहजेब ने पास से गुजरती लड़कियों को रोका। यहाँ तो 1000 लड़कियाँ आती हैं, उनमें से एक लड़की हंस कर बोली। इनको? शामिर ने फ़ोन आगे किया। नहीं, वो नफ़े में सारे लाते आगे चली गई। कहाँ चली गई? बाबा को क्या कहेंगे? वो तीनों फिक्रमंदी से यहाँ वहाँ देख रहे थे। शामिर ने एक लड़के को रोका। अब की बार भी जवाब ना था। या अल्लाह! शाहजेब ने मायूसी से आसमान को देखा। बादलों से वैसे ही अंधेरा हुआ। भाई मेरी बात सुनिए। ज़रार ने शाहजेब को दोनों कंधों से थामा और उसकी भीगी आंखों में देखा। हम मिलकर कोशिश करेंगे, शाहजेब ने सर हिलाया। और वो लोग हर किसी को तस्वीरें दिखाते पूछ रहे थे, कुछ पता चला? वो लोग पहाड़ी से नीचे आ गए थे, जहाँ लेकिन ट्रैक का इख्तिताम हो चुका था। नहीं, शामिर वहाँ ही पत्थर पर बैठ गया और दोनों हाथों से सर को थाम लिया। कोई हादसा? शाहजेब के अल्फाज मुंह में रह गए। भाई प्लीज़, ज़रार तड़प कर बोला। क्या हम मदद कर सकते हैं? वो तीनों पलटे। सामने कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप था। इस लड़की को देखा है? ज़रार ने तस्वीर दिखाई। जी बिल्कुल, ये वहाँ जा रही थी। एक लड़की ने ऊपर जंगल की तरफ इशारा किया। आसमान पर फिर ज़ोरदार आवाज़ में बिजली चमकी और ऐसी तीनों पर साथ गिरी। वो तीनों साथ भागे। हसन, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और सब चलो, हम उनकी मदद करेंगे। वो लड़का आगे गया तो सब उसके पीछे चल दिए। हरमीन को आवाज़ें देते वो आगे बढ़ रहे थे। तभी ज़रार की नज़र औंधे मुँह पड़े वजूद पर पड़ी। हरमीन! वो चिल्लाया और उसकी तरफ भागा। बादल ज़ोर से चमके और बारिश बरसने लगी। उसने हरमीन को कंधे से पकड़कर सीधा किया। वो साकित रह गया। उसके सर और होंठ से खून रस रस कर जम गया था। प्रिंसेस! शाहजेब ने उसका चेहरा थपथपाया और फिर उसे पहलू में उठाया नीचे की तरफ भागा। बारिश भी तेज़ हो गई। ज़रार एम्बुलेंस में हरमीन के साथ था। आप इसके क्या लगते हैं? डॉक्टर उसे मुख्तलिफ चीज़ें लगाते बोली। ज़रार उसका हाथ थामे बैठा था। भाई, वो स्पार्ट अंदाज में बोला। डॉक्टर ने फ़ोन मिलाया। मैडम को बता दो, इमरजेंसी केस है। वो रुकी। ज़रार वैसे ही हरमीन को देख रहा था। हाँ हाँ, लगता है ज़्यादती हुई है, बाजू पर निशान है। ज़रार ने चौंक कर सर उठाया। डॉक्टर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर गहरा सांस लेकर उसकी आंखों में देखा। हमें लगता है ऐसे ही है, तुम खुद अपनी बहन की हालत देख सकते हो। आगे अल्लाह पर भरोसा रखो। ज़रार ने सख्ती से आंखें मीच ली। क्या हुआ? ज़रार, डॉक्टर क्या कहते हैं?
ज़रार सर झुकाए बैठा था। जब शामिर और शाज़ेब 10 मिनट की ताख़ीर से पहुंचे थे, उसने सर उठाया। आंखों में कर्ब ही कर्ब था। वो उठा और शाज़ेब के गले लगकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। क्या हुआ ज़रार, बोलो भी। अब की बार शामिर गुस्से से बोला। डॉक्टर कहते हैं हम लेट हो गए। शामिर ने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया था, जबकि शाज़ेब के हाथ पहलू में गिरे थे। अदरीस और जोया उड़ी रंगत के साथ अस्पताल पहुंचे थे। इमरजेंसी की बाहर ही उन्हें वो तीनों मिल गए। क्या क्या कहते हैं डॉक्टर? जोया दर्द से फटी आवाज़ में बोली। अभी तक बताया नहीं। शामिर ने बात संभाली। एक बहन न संभाली गई, अफसोस सद अफसोस। अदरीस ने गुस्से से इन तीनों की तरफ देखा, जो दीवार के सहारा लिए चुपचाप खड़े थे। डॉक्टर बाहर आई तो सब उस तरफ लपके। डॉक्टर प्लीज़, ज़रार ने उम्मीद से कहा। वो ठीक है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वो मुस्कुराकर बोली। सबके चेहरे खुशी से चमकने लगे। बाजू पर खराशे हैं मगर वो ठीक है, बारिश की वजह से बुखार है, वो बताकर आगे बढ़ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सोया ने सुकून का सांस लिया। वो जंगल में भाग रही थी। कदमों की आवाज़, कहके लगाते लड़के, बादल गरजने की आवाज़। वो और तेज़ भागने लगी। आंसू, हिचकियाँ, बिजली की चमक, सूखे पत्तों पर पड़ते कदमों की आवाज़। हंसी, उसका पाँव पत्थर से अटका था और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। एक झटके से उसकी आंख खुली थी। दिल तेज़ी से धड़का था। आराम से, हम यहाँ आए। डॉक्टर ने हरमीन का बाजू पकड़ा। मैं कहाँ हूँ? वो सरसरी सा पूछकर उसने आंखें बंद कर ली। आप अस्पताल में हैं, मैं आपकी डॉक्टर हूँ ही ना। तभी दरवाज़ा खुला और शाहजेब अंदर आया। वो उसके पास रुका और बहुत सी हिम्मत जमा करके उसे पुकारा। प्रिंसेस। हरमीन ने फ़ौरन आंखें खोली। भाई। वो शाहजेब का बाजू पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, रोना बंद करो। शाहजेब ने उसे तसल्ली दी। शाहजेब की अपनी आंखें भीग गई। वो बाजू छोड़कर अब हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। शाहजेब ने बेबसी से डॉक्टर को देखा। उन्होंने नर्स को इशारा किया। देखो हरमीन, तुम बिल्कुल ठीक हो तो फिर रोना कैसा? नर्स ने उसके कनूले में इंजेक्शन लगाया। मैं बहुत डर गई थी भाई, मैं भाग रही थी और वो रुकी थी। मैंने बहुत सी आवाज़ें दी। आंखों के आगे अंधेरा छाया तो वो चुप हो गई। नींद का इंजेक्शन लगाया। हिना शाहजेब के साथ बाहर आ गई। कोशिश करिए अब जिक्र ना हो उस रात का। हिना की बात पर सबने सर हिलाया। मैं हूँ, आप सब जाइए, ज़रार ने कहा तो सभी खामोशी से मान गए। देखो इसे ख़त्म करो। वह बैठी हुई थी। कल से हरमीन आज बहुत बेहतर थी। अभी सुबह के 7 ही बजे थे। ज़रार उसके पास ही बेड पर बैठा था। मुझे नहीं पीना, मुझे दूध नहीं पीना, वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोले। देखो हरमीन, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, दूध ख़त्म करो। ज़रार पिछले आधे घंटे से मन्नत कर रहा था, जब से नर्स हरमीन को इंजेक्शन और ड्रिप लगा कर गई थी। ज़रार, मेरा दिल नहीं कर रहा ना, इतनी दवाइयाँ दी नर्स ने, मेरी जान मान लो। वो मन्नत पर उतर आया। नहीं नहीं नहीं। अब की बार वो मुंह मोड़ कर ही बैठ गई। दरवाज़ा खुलने पर हरमीन और ज़रार ने एक साथ इस तरफ देखा। हरमीन मुस्कुराई। बाबा ये तंग कर रहा है। अदरीस आगे आए तो हरमीन उनका बाजू पकड़े बोली। क्यों भाई, क्यों तंग कर रहे हो मेरी जान को? अदरीस मसनूई गुस्से से बोले। बाबा मैं तंग कर रहा हूँ? वो हैरत से बोला तो हरमीन ने उसे ज़बान चिढ़ाई। मेरी बेटी कैसी है? सोया ने उसका हाथ चूमा। बाबा शाहजेब भाई और शामिर भाई कहाँ हैं? उसने दरवाजे को देखा। घर हैं, हम तो लेने आए हैं, वो मुस्कुराकर बोले। ठक ठक दरवाजे की दस्तक ने उन्हें उस तरफ मुतवज्जा किया। एक लड़का हिना के साथ अंदर आया। कैसी है मिस हरमीन आप? डॉक्टर ने मुस्कुराकर फाइल हिना से ली। ठीक, वो भी जवाबन मुस्कुराए। फिक्र की बात नहीं है, दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, वो दें, और बाकी समझदार है, खुद अपना ख्याल रखेगी। हरमीन ने समझकर सर हिलाया था। यार ये क्या बकवास है, खुदा के लिए बंद कर दो इन प्रिंसेस को, मुझे तो अपना आप शहजादा लगने लग गया है। शामीर ने झुंझला कर कहा। हरमीन बेड ग्राउंड से टेक लगाए रजाई और एक कार्टून देख रही थी। ज़रार उसके पास लेटा था और शामीर नीचे कारपेट पर बैठा था। भाई इसलिए फ़ोन बेस्ट है। ज़रार ने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया। चुप करो दोनों, कार्टून देखने दो, हरमीन खफगी से चिल्लाई। अच्छा सॉरी। शामीर ने मुंह मोड़कर ज़रार को देखा जो मोबाइल में गुम था। हरमीन, जोया अंदर आई। हम सीट आगे करवा रहे हैं। हरमीन चौंकी। मगर क्यों? जोया ने शामीर को देखा। वो असल में तुम्हें बुखार है ना? शामीर बोला। हद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अटल लहजे कहती टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो कहती है मैं ठीक हूँ। जोया ने लाउंज में आकर शाहजेब और अदरीस को इत्तला दी। मैं हरमीन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, वो वैसे ही रात को डरती है। अब तो वो खामोश हो गई। मुझे लगता है वो संभल गई है, हम भूल जाएं सब। अदरीस ने सर हिलाकर उसकी बात की तायीद की। हरमीन वार्डरोब खोले खड़ी थी। क्या पहनूं जीन्स के साथ? वो उकता कर बोली। खाला की दी हुई शर्ट। एक शर्ट निकाल कर वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। बाहर आकर वो शीशे के सामने रुकी। काली जीन्स और सफ़ेद बटनों वाली शर्ट, जिसके ऊपर उसने काली जैकेट पहनी हुई थी। पाँव में शूज़ पहने, बाल खुले। वो बैग उठाकर भाग कर नीचे उतरी। वो नीचे आए तो सब तैयार थे।
अच्छा प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। वो मुस्कुराकर शाहजेब के गले लगी। चुड़ैल, शामिर और जरार से भी वो वैसे ही मिली। वो गाड़ी में बैठी तो सबने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो शीशे से बाहर भागते मनाजिर को देख रही थी जब गाड़ी झटके से रुकी। क्या हुआ? ये इतना रश क्यों है? हरमीन ने आगे वाले शीशे से सामने देखा। मैम, ये आगे फ्री क्लिनिक है, इसका रश है। हरमीन की नज़र अपनी तरफ के शीशे से बाहर पड़ी तो वहाँ ही रुक गई। काले रंग के जंगले से बने गेट के पार सफ़ेद रंग के 2 शेरों के मुजस्मे थे, जिसके पीछे 15-20 सीढ़ियाँ चढ़कर वो शीशों से बनी इमारत थी। उस घर के सामने का दरवाज़ा कदीमी तर्ज का था। मैम, ये हवेली शीशों का महल के नाम से मशहूर है और इसका मालिक सुदेश शाह है। मेरा भाई उसके साथ काम करता है। हरमीन की आंखों में शरारत चमकी। गाड़ी यहाँ रोक दो, वो संजीदगी से बोली। मगर क्यों मैडम? वो नासमझी से बोला। हरमीन ने उसे जवाब दिए बिना सारा को फ़ोन मिलाया। 2 बेल जाने के बाद फ़ोन उठाया गया। मेरी प्यारी खाला, कैसी हैं आप? वो चहक कर बोली। अब क्या मनवाना है? सारा ने हंसी दबाई। सामान आपके घर भिजवा रही हूँ, आज यहाँ ही रुकूंगी। कुछ देर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अच्छा, और कब वापस आओगी? फ़ोन पर बता दूंगी, हंसकर कहते उसने फ़ोन बंद किया। ड्राइवर ने गाड़ी क्लिनिक के बाहर रोकी। एडवेंचर, वो शरारत से हंसी और गाड़ी से उतर के बैग पैक को कंधे पर डालते वो गिदड़ गेट की तरफ चली गई। गेट पार करके उसने इतराफ में देखा जहाँ दूर दूर तक बाग था और एक तरफ घर की अनेक्सी थी। वो मुस्कुराती क्लिनिक के अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुरेश शाह की कज़न हूँ। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने हैरत से उसे देखा। मैम, आप सुदेश सर की कज़न हैं? वो हैरत में थी। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ से कोई रास्ता घर में जाता है? वो दाएं बाएं देखते बोली। जी मैम, वो सामने ऊपर जाती हैं सीढ़ियाँ, लड़की ने हैरानी से बताया। हरमीन सर हिलाकर सीढ़ियों के पास आई। मैं भी तो देखूँ आखिर क्या है इस घर में। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो सामने लकड़ी का दरवाज़ा था। वो उसके करीब आई और उसे खोला तो वो खुलता ही चला गया। हरमीन की आंखें चमकी। दरवाज़ा पार करते ही उसके कदम साकित हो गए। उसके सामने सीढ़ियाँ थीं जिनके पीछे बेहद बड़ा लाउंज था जिसके दरमियान सोफे पड़े थे और सामने वही कदीमी दरवाज़ा था। हरमीन की दाएं तरफ पूरी शीशे की दीवार थी जबकि बाएं तरफ शीशे के 2 कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था और दूसरी तरफ डाइनिंग रूम। वो अब लाउंज के दरमियान में थी। उसने ऊपर छत को देखा था। 5 मंजिला फानूस बंद था जिसके साथ छोटे छोटे 2 फानूस थे। घर का फर्श और सीढ़ियाँ लकड़ी की थी। ऊपरी मंजिल में 4 शीशे के दरवाजे थे और एक बिल्कनी का दरवाज़ा। ये तो महल है, वो सताइश से बोली। कौन हो तुम? गर्जदार आवाज़ पर वो पलटी। सामने एक बंदा मौजूद था। क्या कर रही हो यहाँ? एक और बंदा अंदर आया। वो खौफ से कांपी। वो भागी तो बंदे ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके बाजू में कुछ लगाया था। आह! वो चिल्लाई। सब दूर हो गए। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती चली गई। बाबा! उसने सर को थामा मगर अचानक आने वाले चक्कर ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। तुम लोग सो रहे थे जब वो घर में घुसी थी? पता नहीं कौन है, किसने भेजा है? फ़ोन की दूसरी तरफ कोई गुस्से से चिल्ला रहा था। सर माजरत, ये कभी नहीं हुआ कि कोई क्लिनिक से ऊपर आए। सर, हमें जैसे पता चला हमने बेहोश कर दिया। गार्ड ने तफसील बताई। और किसने बताया था? वो तल्खी से बोला। सर, रिसेप्शन पर जो लड़की है उसने। वो शर्मिंदगी से बोला। वाह, तुम लोगों तो सिर्फ खाने के लिए रखा है। खैर, मैं परसों आऊँगा, तुम लोग देख लो। फ़ोन बंद हुआ तो गार्ड ने गहरा सांस लिया। बहुत बेइज्जती हुई है। वो 7 बंदे को देखते बोला। मैं लड़की को खाना दे आऊँ? वैसे लड़की कमाल की है। वो शैतानी हंसी हंसा था। बकवास ना कर यार, सुदेश सर ने कत्ल कर देना है। उसकी तनबीह को खातिर में लाए बगैर वो घर की तरफ चल दिया। जहन पर बोझ कम हुआ तो हरमीन ने आंखें खोली, कमरा पर गौर किया और फिर वो झटके से उठ बैठी। अम्मी, भीगी आवाज़ में मुनमुनाते उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गाल पर फिसले। कमरा खूबसूरती से सजा था। लकड़ी का फर्श, 3 सामने की दीवारें ब्राउन रंग में रंगी थी जबकि बेड के पीछे की दीवार गोल्डन रंग के वॉलपेपर से सजी थी। एक तरफ सोफे थे जिनके पीछे एक खिड़की थी जिसके ऊपर लगे काले पर्दे बंधे थे और जाली का गोल्डन पर्दा खुला था। सामने दीवार पर LCD लगी थी और कुछ ही फासले पर शीशे का दरवाज़ा था। बेड की दाएं तरफ वैसा ही एक लकड़ी का दरवाज़ा था। उसने अपने ऊपर लिया कंफर्टर को दूर फेंका। टांगों के गर्द बाजू लपेटकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और एक बंदा अंदर आया। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो मन्नत कर रही थी। बंदे ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी, फिर उसने हरमीन को देखा। सर आ जाएं तो फिर देखते हैं। इतना कहकर वो रुका नहीं। मुझे जाने दो, गलती हो गई। वो सर घुटने पर रखकर सिसक पड़ी। सुबह उसके लिए रात से ज़्यादा उदास थी। वो खिड़की में खड़ी थी। खाला कितनी फिक्रमंद होंगी, बाबा लोग तो पहुँचे ही नहीं होंगे। आंखें फिर भर आई थी। दरवाज़ा खुला और रात वाला गार्ड ही अंदर आया था। उसकी कल रात और नाश्ते की ट्रे वैसे ही मौजूद थी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? वो नरमी से बोला था मगर हरमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की
सर आज आ जाएंगे। उसे बताकर वो कमरे से गया तो हरमीन ने पलटकर गुस्से से दरवाजे को देखा। हरमीन बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया था। चौड़े कंधे, हल्की दाढ़ी मूंछे और छोटे बाल जो खूबसूरती से सेट थे। जीन्स पर काली बटनों वाली शर्ट और कोट पहने वो पहली नज़र में कोई साहिर लगता था जो आगे वाले को चारों शाने चत करने का हुनर रखता था। मुझे क्यों बंद किया है? वो गुस्से से चिल्लाई। वो खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गया। सुदेश शाह हूँ, अब सच बताओ कौन हो तुम? लहजा बेतासुर था। मुझे अगवा करके कह रहे हो मैं कौन हूँ? वो दोबारा चिल्लाए। आवाज़ बंद रखो, वो धाड़ा। हरमीन सहम कर बैकग्राउंड से लग गई। वो उठा और उस तक आया। मैंने अगवा किया या खुद आई हो? ऐसे नहीं बताओगी तुम? दृष्टि से कहते उसने अपनी पैंट के पीछे से पिस्टल निकाली। कौन हो? पिस्टल की नाली को उसकी थोड़ी के नीचे रखते हुए संजीदगी से बोला। मैं वो बुरी तरह सहम गई। मरना है क्या? वो धाड़ा। अब की बार हरमीन कांप गई। वो घर देखने आई थी, वो कांपती आवाज़ में बोली। हाँ हाँ, एक तल्ख कहका फजा में बुलंद हुआ। अच्छी स्टोरी है, अब रहो यहाँ और पूरा करो एडवेंचर। तल्खी से हंसते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। हरमीन के दरवाजे तक पहुँचने तक वो जा चुका था। खोलो दरवाज़ा। दरवाज़ा बजाते वो फूट फूट कर रो दी। सर अब क्या करना है? कमरे के बाहर ही गार्ड मौजूद था। बैग से क्या मिला है लड़की के? सुदेश ने सीढ़ियाँ उतरते पूछा। सर कपड़े, लैपटॉप और मोबाइल। सुदेश ने सर को खम किया। फिलहाल बंद रखो, कोई मकसद तो था इसके आने का। वो सोफे पर बैठा तो गार्ड सर हिलाया। मामा बाबा अब मैं क्या करूं? वो सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आज तीसरा दिन है, आप लोग भी पहुंच चुके होंगे। वो खुद से बातें करने में मसरूफ थी जब सुदेश नौकर के साथ अंदर आया। यहाँ रख दो। खाने की ट्रे उसके सामने मौजूद टेबल पर रखते नौकर वहाँ से चला गया। तुम क्यों यहाँ आई हो ये तो मैं पता चला लूँगा, मगर तुमने अच्छा नहीं किया, वो नरम लहजे में बोला। मुझे फ़ोन पर ही बात करने दो। हरमीन ने मन्नत की। नामुमकिन, खाना खा लेना, कल दिन का खाना खाया हुआ है, संजीदगी से कहते हुए बाहर चला गया। बदतमीज़ आदमी। गुस्से से सोफे पर पड़ा कुशन दरवाजे को मारते उसने खाने को देखा। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, मुंह में बुड़बुड़ाते वो खाने की तरफ मुड़ी। मुझे पूरी तफसील चाहिए। वो बेड पर लेटे किसी से बात कर रहा था। सर देखिए, वो तो मैं पता चला लूँगा, मगर वो आम लड़की हुई तो सर। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। देखा जाएगा, खैर तुम बस मुझे बता देना। सुदेश ने फ़ोन बंद किया। ठक ठक, उसने चौंक कर टाइम देखा। घड़ी रात का 1 बजा रही थी। वो तेज़ी से उठकर दरवाजे की तरफ आया और उसे खोला। क्या क़यामत आ गई है रात के इस वक्त? दरवाज़ा खोलते वो सामने वाले बंदे पर बरस पड़ा। सर असल में वो लड़की बहुत तंग कर रही है। गार्ड सर झुकाए धीमे लहजे में बोला। क्यों, क्या मुसीबत है उसे? वो खफगी से बोला। सर वो कह रही है आप आएंगे तो बताएगी। अच्छा तुम जाओ। गार्ड के जाते ही वो उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुला तो वो सामने ही बेड के दरमियान में आलती पालती मारे बैठी थी। क्या है लड़की, क्यों घर सर पर उठा रखा है? सुदेश दोनों बाजू सीने पर बांधे दरवाजे में ही रुक गया। मुझे डर लग रहा है, वो बेनियाजी से बोली। तो मैं क्या करूं, पूरा कमरा तो रोशन किया हुआ तुमने। सुदेश ने इतराफ़ का जायज़ा लेते तंज़ी अंदाज में कहा। कमरे की तमाम लाइट्स जल रही थी। इस सोफे पर बैठ जाओ, जब तक मैं सो ना जाऊँ तुम कहीं नहीं जाओगे। वो अटल लहजे में बोलकर लेट गई और सुदेश सबर के घूंट भर कर रह गया। तुम्हारे अंदर अकल है लड़की? यहाँ घर में मेरे नौकर और तुम मेरा तमाशा बनाना चाह रही हो? वो गुस्से से बोला। जो मर्जी समझ लो। वो सामने सोफा है, सरसरी सा जवाब देते वो कंफर्टर को मुंह तक कोड़े लेट गए। सुदेश चाहकर भी उससे सख्त ना हो पाया। गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए स्विच बोर्ड के पास जाकर रुका। एक नज़र हरमीन पर डालते उसने लाइट बंद की तो हरमीन झटके से उठ बैठी। मैं हूँ। उसने दोनों हाथ उठा दिए, फिर स्विच बोर्ड पर 2 बटन जलाए तो शीशे का दरवाज़ा रोशन हुआ और साथ ही खिड़की के पर्दों के पार भी रोशनी हो गई। इतनी रोशनी बहुत है? हरमीन ने सर हिलाया। तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ। सुदेश सोफे पर बैठा तो वो भी आंखें बंद करके लेट गई। टिक टिक घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। हरमीन ने झट से आंखें खोली। पूरी आंखों में शरारत चमकी। उसने एहतियात से मुड़कर सोफे को देखा। सुदेश की वहाँ बैठे ही आंख लग गई थी। हरमीन उठकर बैठी। बड़ा आया, मैं यहाँ ही हूँ। उसकी नकल उतारते वो बेड से उतरी। एहतियात से बगैर जूतों के वो दरवाजे के पास आई। उसे धकेला तो वो खुलता चला गया। खुशी की एक लहर उसके जिस्म से गुजर गई। बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। इतराफ़ में देखते उसकी आंखें सताई से फैल गईं। हर शीशे की दीवार पर कुछ देर बाद अपना रंग बदल रही थी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की दीवार भी रंग बदल रही थी। फानूस चल रहे थे। हद है अरमीन, ये देखती रहोगी तो वो उठ जाएगा। फ़ोन कहाँ है? कुछ सोचकर वो सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर मौजूद बड़े से दरवाजे को धकेला तो सामने ही फ़ोन नजर आया। वो अंदर आए। एक तरफ सोफे और एलसीडी थी, जबकि दूसरी तरफ स्नूकर टेबल था। सामने शीशे की खिड़की थी जिसके बाहर बालकनी थी। वो तेज़ी से खड़ी खिड़की तक आई। बालकनी से सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। सामने एक और इमारत थी।
अल्लाह, ये घर है, यकीनन ये बंदा अगवा बराए तावान का काम करता होगा। तौबा है अरमीन, खुद को कोसते उसने फ़ोन उठाया, नंबर मिलाकर कान से लगाया। जी, डीएसपी मुराद अली, रोबदार आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। जी, मुझे किसी ने अगवा कर लिया, मेरी मदद करिए, वो एक ही सांस में बोली। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। उसने पीछे मुड़कर देखा। हम ट्रेस करते हैं। फ़ोन बंद करते वो भागते हुए कमरे में आए। शुक्र है सब ठीक है। शरारत से हंसते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आए। दरवाज़ा खुलते ही पहले एक तरफ अलमारियां थी, जबकि उसके सामने ड्रेसिंग रूम था, जिसके लकड़ी का दरवाज़ा स्लाइड था। अंदर तीनों दीवारें पर शीशे थे। वो अंदर बाथरूम में आई। मुंह धोकर लेटूं, कहीं सो ही न जाऊं। मुंह धोकर वो बेड पर लेटी और कुछ ही देर में न चाहते हुए भी वो सो गई। ठक ठक मुसलसल बजते दरवाजे ने सुदेश को घबरा कर उठाया। उफ, इतना टाइम! घड़ी 2:45 बजा रही थी। बरहमी से उसे देखते वो दरवाजे के पास आया। दरवाजे को खोला तो सामने सर झुकाए गार्ड खड़ा था। सॉरी सर, बेआराम करने के लिए। सुदेश सख्त शर्मिंदा हुआ। सर, पुलिस ने घर को कब्जे में ले लिया है। नीचे इंस्पेक्टर सराज आए बैठे हैं। बम की तरह ये बात उस पर फटी। वो क्यों आया है? सवाल का जवाब लिए बिना वो नीचे लपका। ड्राइंग रूम में वो वर्दी में बैठा था। सुदेश को देखते पहले आंखों में हैरत और फिर वो अपनी जगह से उठ गया। सर आप? सुदेश को सलूट करते वो उसके बैठते ही उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ सराज, क्या तुम इतनी नफरी लेकर मुझसे मिलने आए हो? सुदेश का लहजा सख्त था। माजरत सर, मगर। क्या मगर? सराज की बात काटते वो घर आया। तुम मेरे घर नफरी लेकर आए? सुदेश, शाह के घर? इतनी हिम्मत कैसे कर ली तुमने सराज? सराज का सर झुक गया। सर, मेरी मजबूरी थी। उसने सर उठाया था। लहजा मजबूत था। अगवा का केस है सर। वो रुका। सुदेश चौंका। अगवा क्या मतलब? सुदेश ने गौर से सराज को देखा। सर, आपके घर से किसी लड़की का फ़ोन आया था कि वो अगवा हुई है। इस इंकशाफ पर उसका खून खौल गया, मगर बज़ाहिर खुद को पुरसुकून रखते उसने सर हिलाया। तो मैं क्या करूं? वो उकता कर बोला। सर, घर की तलाशी दें। सराज का पुरसुकून अंदाज सुदेश को आग लगा गया। दिमाग खराब है? तुम मेरे घर की तलाशी लोगे? दिमाग जगह पर है? गुस्से से बोलते वो उठ गया। सर प्लीज़, आप तावन करिए। आप तो सुदेश की कारदार नज़रों ने उसे चुप करवा दिया। अपनी नफरी लो और जाओ। सराज, यहाँ से सुबह की रोशनी में यह जुर्रत करना। सख्ती से उसे तनबीह करते वो लंबे लंबे डंग भरते ऊपर कमरे में आया। दरवाजे को खुलते गुस्से से उसकी तरफ आया। हरमीन को बाजू से पकड़ कर उठाया तो वो बुरी तरह सुदेश के सीने से टकराए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फ़ोन करने की? जिसने भी भेजा था उसे इसलिए भेजा था ना? आराम से कहा था मुझे सच बता दो, मगर नहीं। वो चिल्ला रहा था और वो साकित थी बिल्कुल। मुझे लगा था तुम शरीफ घर की लड़की हो, मगर मैं गलत था। एक झटके से उसे बिस्तर पर फेंक कर वो एक कदम पीछे हुआ। अब रहो यहाँ और तुम देखोगी कि मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। उंगली उठाकर उसे बावर करवाते वो दरवाज़ा लॉक करके चला गया और वो जो इतनी देर से शौक में थी फूट फूट कर रो दी। सुबह अपने पूरे जोरों शोर से निकल आई थी। सर खैर है इतनी सुबह सुबह? एक लड़का वर्दी में आकर सुदेश के सामने कुर्सी खींचकर बैठा था। यार मसला हो गया। सुदेश उसे शक्ल से ही परेशान लगा था। यार कुछ दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई। सुदेश ने मुख्तसर उसे सब बताया। सर सीरियसली? आप मुझे तो बताते, अगर वो कोई आम लड़की हुई और उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कर दी तो वो अब भी हैरान था। सर मैं पता लगाता हूँ लड़की का, फ़िलहाल वो सबूत के बगैर आप पर हाथ नहीं डालेंगे। सुदेश ने सर हिलाया। आज दिन काफ़ी मसरूफ़ है। सरसरी सा कहते उसने फाइल खोली। सर चाय नहीं देनी तो ऐसे कह दे। मायूसी से उसे देखते जमान उठ गया। ये शक्लें ना बनाया करो, पिलाता हूँ चाय। वो खफकी से बोला तो जमान दांत निकालते वापस बैठ गया। वो क्यों फ़ोन नहीं उठा रही? सारा के फ़ोन ने उन सबको ही बेचैन कर दिया था। बाबा मैं पाकिस्तान की सीट करवा रहा हूँ। ज़रार ने फ़ोन निकालते सबको इतला दी। मैं कोशिश कर चुका हूँ, सीट नहीं मिल रही। शाहजेब की बात पर सभी खामोश हो गए। तुम लोग अपनी अम्मी को मत बताना। अदरीस मोबाइल पर नंबर मिलाते बोला। बाबा हमें उसे छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था। शामिर खफकी से कहते कमरे से निकल गया। फिक्र मत करिए बाबा, मैं देखता हूँ। शाहजेब भी शामिर के पीछे ही निकला था। सुदेश रात को 12 बजे वापस आया। हाँ बोलो जमान। लाउंज के सोफे पर बैठे वो धीमी आवाज़ में बोला। सर लड़की आम है, नाम हरमीन है, बाकी बात कल मिलकर करते हैं। मैं थाने में हूँ। सामान उजरत में लग रहा था। ठीक। सुदेश ने फ़ोन बंद किया तो एक गार्ड उसके सामने रुका। सर लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुदेश ने उकताकर उसे देखा। तो मैं क्या करूँ, मैं कोई बेबी सीटर नहीं हूँ। खफगी से कहते वो ऊपर चला गया तो गार्ड बाहर आया। क्या हुआ रहमान? वो उसे भुगा उगर देखते बोला। सलीम ये लड़की वाला क्या चक्कर है? वो राजदारी से पूछा। पता नहीं भाई, हम गरीबों को क्या। वो बेनियाजी से बोला। पता है साहब, उस दिन आधी रात को उसके कमरे में थे। उसने मानी खेजी से सलीम को देखा। पागल हो तुम, वो बच्ची है और साहिब हुकूमत के इतने बड़े ओहदे पर हैं। वो गुस्से से उसे देखते आगे बढ़ गया।
सुबह हुई तो नौकरों की चहल पहल साथ में शुरू हो गई। सुदेश डाइनिंग रूम में नाश्ते में मसरूफ था। सर, वो लड़की जवाब नहीं दे रही, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। रहमान ने सुदेश को बताया तो उसने सर हिलाया। मैं देखता हूँ, और तुम अपनी बीवी को एक दिन के लिए बुला लो, बल्कि दिन को ड्राइवर को भेज कर बुलवा लो। वो उठ गया। जी सर। सुदेश ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सफ़ेद बटनों वाली शर्ट पर हमेशा की तरह कोट और नीली जीन्स पहने वो देखने वाले को शहर में लेने की सलाहियत रखता था। सलीम। पहली सीढ़ी पर रुककर उसने आवाज़ दी तो एक गार्ड अंदर आया। बाहर के क्या हालात हैं? सर, चारों तरफ गार्ड हैं, सेट है सब। सर को अस्पात में हिलाते वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। दरवाजे को हल्का सा नॉक करते वो अंदर आया और सामने ही कंफर्टर में लिपटी सो रही थी। सुनो, उठो। उसने आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। फिर कमरे की सारी लाइट्स बंद करके वो बेड के पास आया। उठो लड़की। नाइट लैंप बंद करके उसने झुककर आवाज़ दी, मगर वो हिली तक नहीं। सुदेश ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से तकिया उठाया। हरमीन, तंग मत करो मुझे, वो सख्ती से बोला, मगर फिर खुद को कंपोज करके सुदेश ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल चेहरे से हटाया और तब उसे एहसास हुआ कि वो बुखार में तप रही है। हरमीन, उसने उसके कलाई थामी। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलो। सुदेश का लहजा नरम पड़ गया। मुझे नहीं जाना, भीगी आवाज़ में बोलते उसने कुशन मुंह पर रख लिया। देखो, बुखार तेज़ हो जाएगा। परेशानी से उसे देखते वो सर्द आह भरते कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो आया तो हाथ में ट्रे थी। उसके पास ट्रे रखते वो भी बैठ गया। चलो उठो। मुझे फ़ोन दे दो प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी भीगी आवाज़ कांप रही थी। अच्छा, देता हूँ, पहले उठो, वो अटल लहजे में बोला तो कुछ देर बाद कुशन को पीछे करते वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखें रात भर जागने से सुर्ख और रोने से सूजी हुई थी। छोटा सा नाक सुर्ख हो रहा था और बुखार की वजह से गाल भी सुर्ख अनार हो रहे थे। सुदेश ने नज़र चुराई। सॉरी, मैंने परसों काफ़ी गुस्सा किया। सुदेश को उसे देखकर वाकई अफसोस हुआ। नाम कैसे पता है? सुदेश मुस्कुराया। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, चलो इसे ख़त्म करो फिर दवाई लो। सुदेश ने दूध का गिलास आगे किया जिसे उसने बगैर किसी जिद के पकड़ लिया। वो उठकर कमरे से गया तो हरमीन ने थोड़ा सा पीकर वापस रख दिया। वो आया तो उसके हाथ में फ़ोन था। दूध क्यों नहीं ख़त्म किया? उसने मसनूई गुस्से से कहा। मुझे नहीं पीना, वो जिद चोकर बोली। ख़त्म करो अगर फ़ोन करना है तो। सुदेश ने उसका फ़ोन सामने किया तो वो चौंकी और फिर एक ही सांस में दूध ख़त्म करते उसने गिलास ट्रे में रखा। ये लो। उसे फ़ोन पकड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया। वो अब जल्दी जल्दी फ़ोन खोल रही थी। फ़ोन पर आई सारा की मिस कॉल और मैसेजेस को नज़रअंदाज करते उसने व्हाट्सएप खोलकर अदरीस का नंबर मिलाया। उसकी आंखों की चमक पर सुदेश ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। बाबा कैसे हैं? वो मुस्कुराई। कहाँ थी तुम हरमीन, हम कितने परेशान हो गए थे। वो खफगी से बोले। बाबा, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था बस। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बात घर वालों से छुपाई थी। किसी दोस्त से लेकर कर देती सारा। कितनी परेशान थी, कुछ एहसास है तुम्हें? अदरीस का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। सॉरी बाबा, उसके उदास लहजे ने उनका गुस्सा झाग की तरह बिठा दिया। अच्छा, अब उदास ना हो, ये बताओ ठीक हो ना? जी बाबा। चले, मैं बाद में बात करूंगी और मामा को बता देना कि मैं सवात पहुंच गई हूँ और सारा खाला को भी कि कह देना। वो और सवालों से बचकर उसने फ़ौरन फ़ोन बंद किया। घर वाले कहाँ हैं? वो नरमी से बोला। अमेरिका गए हैं, कज़न की शादी है। कितने बहन भाई हो और क्या नाम है बाबा का? वो मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता सब पूछ रहा था। 3 भाई हैं और बाबा का नाम अदरीस शम्स है। मुझे आपका घर पसंद आया था तो देखने आ गई। आखिर में वो मुनमुनाई। अच्छा, मैं कल तक वापस भिजवा दूंगा। तुम बिल्कुल महफूज हो यहाँ। मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ। सुदेश उठा। अब आओ, नीचे से चेक करवाएं। मुझे नहीं जाना, उसने कंफर्टर को अपने ऊपर लेते लापरवाही से कहा। जिद मत करो, उठो। सुदेश ने उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया। हाथ मत लगाओ मुझे, वो गुस्से से बोली तो सुदेश ने फौरन बाजू छोड़ा, मगर अचानक उसे चक्कर आया। आह, वो सर पकड़कर लहराई। ठीक हो? सुदेश ने उसे दोनों कंधों से थामा। कुछ साकत हुआ। हरमीन के चेहरे पर उसकी आंखों की तपिश ने सहर बांधा था। शहर के अंदर साहिर होकर तो फिर कौन उसके जादू से बच सकता था? और जादू हो गया था हरमीन के दिल पर। मुझे बाद में देख लेना, सरसरी सा कहते वो उसे बाजू से पकड़े बाहर ले आया। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हूँ, वो भी मुस्कुराए। ये सर दवाइयाँ हैं दी, ठीक हो जाएंगी और इंजेक्शन से बुखार भी उतर जाएगा। डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची सुदेश को दी तो उसने थाम ली। तुम जाओ कमरे में, मैं दवाइयाँ भेज दूंगा। हरमीन सर हिलाकर ऊपर आई। एडवेंचर तो अब होगा। शरारत से मुस्कुराते उसने कमरे का रुख किया। सर कैसे हैं आप? जमान सुदेश के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। सुदेश ने सर उठाकर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ थाने वाले कैसे हैं? जबान ने शक्ल बनाई। सर फिलहाल तो खामोशी है, दुआ करें तूफान से पहले वाली खामोशी ना हो। जमान संजीदगी से बोला तो सुदेश ने सर हिलाया। आज बात की थी उसने, घर शुक्र है सब संभाल लिया, वरना मुझे तो एक नंबर की बेवकूफ़ लगी थी वो दोनों हंसती है। सही, ये तफसील। ज़मान ने फ़ाइल उसकी तरफ की जिसे उसने थाम कर साइड पर रख दिया और कुर्सी से टेक लगाई। मुझे पता चल चुका है सब। कहाँ से कमिश्नर साहब? ज़मान ने
सवालिया आईब्रो उठाई हरमीन से। सुदेश ने सरसरी से बताकर दोबारा फाइल खोली। कमिश्नर साहब ध्यान रखिए। शरारत से मुस्कुराकर जमान ने फाइल्स पर हाथ रखा। सुधर जा जमान, अगर तू फैमिली फ्रेंड न होता तो तुझे अपने हाथों से कत्ल करता, सुदेश ने खफकी से कहा। तो जमान महफूज होते हुए अंदाज में हंसा। सर शादी कर लें आप, वो मानी खेजी से बोला। दिमाग खोल कर सुन, वो बच्ची है और तुझे पता है कि मेरी उम्र 33 है, सो वो एक नासमझ बच्ची है, ऊपर से वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, वो मसनूई खफकी से बोला। तो ज़मान का एक ज़बरदस्त कहका गूंजा। खैर सर ये बताइए, अगर मुराद ने अचानक छापा मार दिया तो? कुछ नहीं होता, वैसे भी कल भेज रहा हूँ। वो फाइल को एक नज़र देखते सरसरी सा बोला। सर समी आया हुआ इंग्लैंड से। सुदेश ने हैरत से उसे देखा। अरे वाह, तो दिन का खाना मेरे घर डन करो। ज़मान ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। हाँ तो तुम्हारा क्या नाम है? हरमीन अभी भी सोकर उठी थी। वो अभी बिस्तर में ही थी कि एक उसी की उम्र की लड़की उसके सामने मौजूद थी। बाजी मेरा नाम अस्मत है। आना माँ ने था, मगर अब्बा ने कहा बाजी मेरी उम्र की है तो मैं चली जाऊँ। वो हाथ हिला हिलाकर बात कर रही थी। अच्छा अस्मत, मेरा नाश्ता तैयार करो, मैं चेंज कर लूँ। हरमीन रुकी। वो तो कपड़े नहीं लाई थी। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें चमकी। सुनो अस्मत, मुझे अपने सर का कमरा बताओ। वो बिस्तर से उठते बोली। जी आइए बाजी। वो आगे गई तो हरमीन उसके पीछे कमरे से निकल गई। वो सामने है। अस्मत ने उसके सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तुम जाओ नाश्ते का करो। अस्मत सर हिलाकर नीचे गई तो हरमीन सुदेश के कमरे के बाहर रुकी। मुस्कुराकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा धूप से रोशन था। बेड बिल्कुल सामने था। वो अंदर आई। पूरे कमरे में ग्रे वॉलपेपर थे। एक दीवार पूरी शीशे की थी, जिसके आगे एक सोफ़ा था। बेड के सामने LCD लगी थी, जबकि एक तरफ राइटिंग टेबल था। वाह, कमिश्नर साहब का कमरा तो बहुत खूबसूरत है, शरारत से कहते वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर वार्डरोब वाली तरफ आई। एक अलमारी का दरवाज़ा खोला तो अंदर शलवार कमीज़ लटके थे। दूसरा खोला तो अंदर से एक शर्ट निकालकर वो कमरे से बाहर आ गई। अपने कमरे में उसे रखते अब उसका अगला स्टॉप डाइनिंग रूम था। आखिरकार आज मेहंदी और सारा आ ही गई। सुंबल शिकवा किए बिना न रह सकी। बाजी असल में जमाल की वजह से लेट हो गई। वो हंसती। सुबान और हरमीन भी आ जाते तो अच्छा होता। असल में आप भी उसको तो छुट्टी ही नहीं मिली और हरमीन तो गुम ही हो गई है, सारा आखिर में उदासी से बोली। सारा, उसे अदरीस और उसके भाइयों के लाड़ प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है। मैं तो सोच रही हूँ अगले घर वो क्या करेगी, किसी की नहीं सुनती। जोया की बात पर सारा और सुंबल दोनों ही मुस्कुराए। आप भी वो मेरी बेटी है, मेरे घर ही आएगी। सुबहान आए तो मैं उसे ले आऊँगी दुल्हन बनाकर। सारा ने तो जैसे बात ही ख़त्म कर दी। अभी तो मेरी बेटी छोटी सी है, सारा यूनिवर्सिटी भी शुरू नहीं हुई, उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती मैं। जोया ने भी अटल लहजे में कहा। भाई मुझे नहीं पता, मेरे बेटे से सब्र नहीं होता। सोच लो एक शहजादा खो दोगी जोया बेगम, सारा फखरी अंदाज में बोली। तो कुछ देर बाद ही इन तीनों के हंसी कमरे में गूंजे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। वो फ़ोन इस्तेमाल करते खाने में मसरूफ़ हो गए। अस्मत, अस्मत, वो टेबल से उठ गई थी। जी बाजी, वो सांस बहाल करते बोली। दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊंगी और किसी से पूछो, जब मैं आई थी मेरा एक बैग था, वो मुझे कमरे में दो। संजीदगी से उसे कहते वो कमरे में आ गई। 10 मिनट बाद ही अस्मत बैग लेकर आई थी। अब तुम जाओ। उसके जाते ही हरमीन बैग से काले रंग का ट्राउज़र निकाल कर वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो नहा कर निकली तो खुद को आईने में देखा। सुदेश की घुटनों तक आती शर्ट, जिसके बाजुओं को कूनी तक उसने मोड़ा हुआ था। शर्ट के सामने के 2 बटन खुले थे और वो इस शर्ट में झूल रही थी। बाल खुले थे जो घुटनों से नीचे तक थे। वो अपने कपड़े लेकर कमरे से निकली तो लाउंज में ही उसे अस्मत नजर आ गई। वो नंगे पांव सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। ये लो, इसे धोने भिजवा दो। अस्मत उसे देखकर मुस्कुराए। आप बहुत प्यारी हैं बाजी। हरमीन भी जवाबन मुस्कुराई। अस्मत कपड़े लेकर गई। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो पलटी। सुदेश अपने ध्यान में अपने दोस्तों के साथ अंदर आ रहा था। हरमीन को देखते ही कदम जंजीर हो गए। पीछे मौजूद लोग बुखलाए गए कि अंदर आए या बाहर जाएं। सॉरी, वो घबराकर सीढ़ियों की तरफ गई। आइए, गुस्से को दबाते वो अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, जिसके ब्लाइंड पहले से खोल दिए गए थे। वो कमरे में आई तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हद है हरमीन, क्या ज़रूरत थी इस हालत में नीचे जाने की। वो खुद को कोसती, यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। खैर मैं क्यों डर रही हूँ। खुद को बहादुर बनाते वो बेड पर बैठी। 10 मिनट बाद वो गुस्से से अंदर आए। ये क्या हालत बनाई हुई है, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। हरमीन उठकर उसके मुकाबले रुकी। क्यों, क्या हुआ। सुदेश को चिढ़ाने के लिए वो मासूमियत से आंखें चिपका कर बोली। क्या किया है मेरी शर्ट पहनकर, आप मेरे घर में दंदनाती फिर रही हैं, ऊपर से मेरे दोस्तों के सामने आ गई। वो चबा चबा कर बोला। हाँ तो रहने नहीं आई थी यहाँ जो कपड़े लाती, नाक से मक्खी उड़ाते। वो बेड पर मज़े से आलती पालती मार कर बैठ गई। तुम क्या चीज़ हो यार, मुझे से ज़रा तुम्हें डर नहीं लगता है, वो बेबसी से चिल्लाई उठा। बिल्कुल नहीं, फ़िलहाल तुम मुझसे डरो, क्योंकि मैं पुलिस को बता सकती हूँ और केक मंगवा कर दो मुझे।
हुक्म देकर उसने मोबाइल की तलाश में नजर दौड़ाई। बिल्कुल जहर दूंगा तुम्हें। गुस्से और बरहमी से उसे देखते वो दरवाज़ा मार कर गया तो वो कहका लगाकर हंस दी। अभी तो सारे हिसाब करने हैं सुदेश शाह। वो मुस्कुराई। वो शाम को सबसे फारिग हुआ तो कमरे का रुक गया। अंदर आते उसके चौरा तबक रोशन हो गए। वो केक की प्लेट उठाए उसके बेड पर बैठी टीवी पर कार्टून देख रही थी। ये क्या हरकत है? वो अंदर आते चिल्लाया। सिर्फ कार्टून ही तो देख रही हूँ और ये केक गार्ड से मंगवाया। उसने कमाल बेनियाजी का मुजाहरा किया। देखो लड़की, अपने कमरे तक महदूद रहो। सुदेश ने उंगली उठाकर उसे तनबीह किया। क्यों रहूं? तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ। तुम इतना तो बर्दाश्त करो। और वैसे भी मुझे इस कमरे में डर लगता है। केक की प्लेट को साइड टेबल पर रखते जिताने वाले अंदाज में उसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखते उसने टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी। और ये सब सुदेश की बर्दाश्त से बाहर था। वो तेज़ी से बेड के पास आया और उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? हरमीन का सांस तक रुक गया था। सुदेश की गर्म सांस उसे अपने अंदर उतरी महसूस हुई थी। तुम जानती नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सुदेश क्या कहना चाहता था? वो इतनी बच्ची नहीं थी जो उसे समझ ना सके। मैं उसकी पेशानी पर आए पसीने के कतरों को देखते सुदेश ने हंसी दबाई थी। तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? सुदेश ने मसनूई हैरत से पूछा। नहीं। वो कामती आवाज़ को नॉर्मल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब आओगी कमरे में? हरमीन ने ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाया। सर वो अचानक अंदर आते ज़मान की ज़बान और कदमों दोनों को ब्रेक लगे। सुदेश और हरमीन बुखलाकर एक दूसरे से अलग हुए। हरमीन बाहर भागी तो ज़मान ने मानी खेजी से सुदेश को देखा। सर ये आप रोमांटिक हो रहे थे? वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला। फजूल ना बोल। उसे डरा रहा था। कोई तरीका है? आकर मेरे कमरे में बैठ गई। सुदेश झुंझलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। और हाँ, बाहर जाते वक्त अस्मत को कह देना कि मैडम से कहें तशरीफ़ ले आए नीचे, ताकि उसे कल घर जाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। तन से कहते वो अंदर चला गया जबकि ज़मान मुस्कुराते हुए बाहर निकला। बदतमीज़ इंसान, ये क्या तरीका है? वो पिछले 20 मिनट से ऐसे ही दाएं बाएं चक्कर काट रही थी। क्या ज़रूरत थी हरमीन उससे डरने की? मगर मैं क्या करूँ? उससे मुझे डर लगता है। वो मुंह में बुड़बुड़ाए। समझता क्या खुद को? नौकरानी नहीं हूँ उसकी। गुस्से से उसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। टिक टिक दरवाज़ा बजा तो उसने मुड़कर दरवाजे को देखा। बाजी सर बुला रहे हैं और कह रहे हैं हालत दुरुस्त करके आना। सुदेश का पैगाम उसका दिमाग घुमा गया। अस्मत को साइड पर करते हुए तेज़ी से बाहर आई। लॉन्ज में ही वो नजर आ गया। गुस्से से भरी हरमीन उसके सर पर पहुंची। मिस्टर, आज बता ही दो कि समझ आ क्या हुआ है आपने मुझे? चबा चबा कर बोली। बाहर से अंदर आते ज़मान ने हैरत से ये मंजर देखा। ये क्या हालत बनाई हुई है? वो बरहम हुआ। ना मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और ना बीवी। सुदेश चुके ज़मान को अचानक उमड़ आने वाली हंसी को रोकने के लिए मुंह मोड़ना पड़ा। इसलिए आप अपने हुक्म को अपनी बीवी तक बचा कर रखो, तलखी से कहते वो मुड़ी। जब सुदेश ने बगैर किसी का लिहाज किया उसकी कलाई पकड़ कर मोड़ा। ये क्या बदतमीजी है? वो चिल्लाया। ज़मान ने हैरत से बारी बारी दोनों को देखा। मुझे हाथ मत लगाइए। वो भी चिल्लाई। मेरी बात सुनी नहीं है? बीवी नहीं हूँ तुम्हारी मैं। आज तक किसी ने मुझे नहीं डांटा और तुम? आंसू से भरी आंखों को साफ करते वो मासूमियत से बोली। कुछ देर दोनों के दरमियान मौत सी खामोशी छा गई और इस खामोशी को बादल के गर्जने ने तोड़ा। आह! वो एक चीख बुलंद हुई और वो सुदेश के सीने से लग गई। ये बादल कब आए? वो कांप रही थी। सुदेश ने शर्मिंदगी और गुस्से से उसे देखा। पागल और लड़की पीछे हो? वो गुस्से से बोला। ज़मान का चेहरा हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ गया था। कुछ देर बाद लाउंज का मंजर कुछ यूँ था कि बड़े सोफे पर हरमीन अस्मत के साथ चिमट कर एक कोने में घुसी बैठी थी। सामने सिंगल सोफे पर ज़मान बैठा मुस्कुरा रहा था और एक तरफ सुदेश बैठा कोफत से उसे देख रहा था। मैडम, कब तक ये ड्रामा चलेगा? वो उकता कर बोला। ड्रामा? मैं कर आह! उसकी बात बीच में रह गई। हरमीन बादल गरजते ही अस्मत के और करीब हो गई। वो बेचारी तो बुखलाई हुई थी। सुनो लड़की, कल तुम घर जा रही हो क्योंकि अब सब सेट है और कल के बाद तुम ये कहोगे कि तुम कभी यहाँ आई ही नहीं। सुदेश ने रुक कर उसे देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं थी। कल किसने देखी है? वो रोआनसी शक्ल बनाकर बोली। सुदेश तो सब्र के घूंट भर कर रह गया। उठो ज़मान, खाना खाएं वरना ये दिमाग खा जाएगी। तन से कहते वो उठ गया। कमिश्नर, आज रात तुम मेरे कमरे में सोगे, मैं बता रही हूँ। सुदेश और ज़मान दोनों को ब्रेक लगी। ज़मान ने शरारत से हंस कर उसे देखा। अस्तगफार, मुँह में बुड़बुड़ाते हुए आगे चल पड़ा। आइए आइए मुराद साहब, कैसे आना हुआ? शानदार ड्राइंग रूम में एक नौजवान लड़का आया था। मुराद ने उठकर उससे मुसाफा किया था और फिर वो आमने सामने बैठ गए। ज़हूर साहब, ऐसी खबर लाया हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। वो मायनी खेजी से बोला तो ज़हीर सीधा हुआ। क्या? ज़हूर ने नासमझी से उसे देखा। ऐसी खबर जिससे आप डिप्टी कमिश्नर और मेरी तरक्की आप डन करेंगे। वो मुस्काया। बोलो भी मुराद। सुदेश शाह एक बच्ची से हार गया। एक बच्ची रखी हुई उसने अपने घर, ज़बरदस्ती, और एक रात भी। मानी खेजी से ज़हूर को देखते हुए रुक गया। मैं नहीं मानता सुदेश शाह और कोई लड़की नामुमकिन, और वो भी कोई बच्ची।
ये नामुमकिन है। ज़ोहिर नफ़ी में सर हिलाते पीछे होकर बैठ गया था। मुझे पता था सर, मैं सबूत लाया हूँ, मुस्कुरा कर कहते उसने इशारा किया था। एक अधेड़ उम्र का शख्स अंदर आया था। सर, ये रहमान है, सुदेश का गार्ड। ज़हूर ने हैरत से दोनों को देखा। सुदेश, शाह और लड़की? ज़ोहिर अब भी बेयकीन था। जी सर, और वो लड़की सुदेश सर से कोई 14-15 साल छोटी है। रहमान ने सर झुकाए ही कहा था। सही कहते हैं, औरत तो बड़े से बड़े बंदे को पिघला देती है, तो इस बार भी एक मर्द की बर्बादी औरत से ही होगी। तो फिर मुराद तैयारी करो। सुदेश शाह का जवाल आ गया। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में तलखी। अपने कपड़े पहने वो घर जाने के लिए तैयार थी। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और सुदेश के मुताबिक उसने शाम में घर जाना था। वो अभी भी सुदेश के कमरे में बैठी इंग्लिश मूवी देख रही थी, बैकग्राउंड से टेक लगाए। वो नीम दराज मूवी में गुम थी जब दरवाज़ा खुला और सुदेश अपने ध्यान में अंदर आया, मगर हरमीन पर नज़र पड़ते वो दरवाजे में रुक गया। हरमीन फ़ौरन सीधी हुई। बैठी रहो, हाथ से उसे इशारा करते वो साइड टेबल के पास आया। तैयार रहना, शाम को ड्राइवर छोड़ आएगा जहाँ जाना होगा, धीमे अंदाज में कहते उसने अपनी पिस्टल निकाली। मैं लेट आऊँगा, खुद ही शाम को चली जाना। पिस्टल को पैंट के पीछे रखते वो उसे नज़रअंदाज करते बोली जा रहा था। नाराज़ है मुझसे आप? वो मासूमियत से बोली तो सुदेश ने पढ़कर उसे देखा। ना मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ना तुम्हारा नौकर हूँ जो नाराज़ होऊंगा। तलखी से उसके अल्फाज उसे लौटाते वो जाने लगा। जब फ़ोन बजा उसने रुक कर जेब से फ़ोन निकालते स्क्रीन देखी। ज़मान कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसने यस करके कान से लगाया। सर, बहुत बुरी खबर है, ज़मान ने एक सांस में कहा। क्या हुआ? सुदेश तशवीश से बोला। सर, आपके घर से कोई गार्ड बिक गया है। सर, मुराद के पास उसकी गवाही है कि आपने एक लड़की को बगैर किसी रिश्ते के ज़बरदस्ती घर रखा हुआ है। सर, आपके खिलाफ एक्शन लेने का कहा जा रहा है। ज़मान फूली सांस के साथ बोल रहा था और सुदेश साकत रह गया था। शिट, वो बेबसी से बोला। सर, अब एक ही तरीका है, वो मुनमुनाया। हरमीन ने तो सहम कर टीवी ही बंद कर दिया। बोलो। सर, अमजद से कहकर मैं 12 दिन पहले के पेपर बनवाता हूँ। जिस दिन हरमीन यहाँ आई थी उससे एक दिन पहले कि आप लोग कोर्ट मैरिज कर लें। ज़मान के इतने आराम से कहने पर वो शौक हो गया। दिमाग दुरुस्त करो ज़मान, गुस्से से कहते सुदेश ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? हरमीन ने डरते डरते पूछा। बहुत गलत हो गया, हमारे घर से कोई बिक गया। अगर छापे में तुम मिल गई तो शाम तक मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। वो परेशानी से वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहा था। कोई तो तरीका होगा। वो अब खुद भी परेशान हो गई थी। मुझे तुम्हें अपना रिश्तेदार शो करना है, जो मुमकिन ही नहीं है, वो बेबसी से बोला। आप मुझसे निकाह कर लें। वो शरारत से बोली तो सुदेश के कदम रुके। अपना शैतानी दिमाग बंद रखो तो अच्छा होगा, वो गुस्से से बोला और फिर फ़ोन निकाला। क्यों, इतनी प्यारी तो हूँ, वो अंसी दबाकर संजीदगी से बोले। सुदेश को तंग करने का उसे वैसे ही इतना मज़ा आता था, अब तो वैसे भी वो गुस्से में था। हाँ ज़मान, उसे नज़रअंदाज करते वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, 2 घंटे तक वो छापा मारेंगे। मैं अमजद के साथ आपके घर पहुँच रहा हूँ। सुदेश का जवाब सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? प्यारी नहीं हूँ मैं? वो शरारत से मुस्कुरा कर बोली। लड़की, तुम मुझसे 15 साल छोटी हो, वो अपने अल्फाज पर जोर देकर बोला। उम्र से क्या होता है, दिल जवान होना चाहिए, वो मुस्कुरा कर बोली तो सुदेश ने जल कर उसे देखा। घर वालों को जवाब देना है लड़की तुमने, वो उकता कर बोला। खैर है, दोबारा निकाह कर लेंगे घर वालों की मर्जी से। उसके दर पर्दा खौ जवाबों ने उसे झुंझला दिया। उफ, वो जिद चौंक वो कमरे से निकल गया, जबकि पीछे हरमीन का कहका गूंजा। लाउंज में अमजद और सुदेश एक सोफे पर बैठे थे। सामने एक सोफे पर ज़मान बैठा था, जबकि दूसरे सोफे पर हरमीन पाँव ऊपर किया गोद में कुशन रखे मज़े से बैठी थी। तुम्हारी ज़मानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी के पेपर तैयार हो जाएंगे। अब आओ दूसरे मसले पर, जो है निकाह। अमजद ने पहले सुदेश फिर उस छोटी सी मुस्कुराती लड़की को देखा। सुदेश, एक तरफ तुम्हारी इज्जत और दूसरी तरफ निकाह। अगर निकाह नहीं करोगे तो इस लड़की की इज्जत भी खराब होगी और तुम्हारी भी, अमजद ने धीमे लहजे में उसे समझाया। सर, बेशक कुछ दिन बाद आप लोग अलग हो जाइए या फिर फैमिली की मर्जी से एक हो जाइए। तो मैं शुरू करूं? अमजद ने सवालिया नज़रों से ज़मान को देखा। जी बिल्कुल, मुझे तो कबूल है, कबूल है। उसकी मुसलसल चलती ज़ुबान को सुदेश की सख्त नज़र ने रोका। यहाँ साइन कर दें। ज़मान ने हरमीन को पेन पकड़ा कर जगह बताई थी। फिजा साकत हुई थी और वैसे ही हरमीन के गिर्द भी सब साकत हुआ था। पेपर साइन करते उसके हाथ कांप रहे थे। ले सर, ज़मान ने सुदेश की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने पकड़ कर साइन कर दिए। कानूनी तौर पर अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो। अमजद के ऐलान पर सुदेश ने सबसे आंखें मींच ली थी और हरमीन वहाँ से उठकर ऊपर भाग गई थी। सर, हम चलते हैं, अब सब सेट है। सुदेश ने खामोशी से सर हिला दिया था। वो कमरे में आई थी। आंसू उसके गाल पर एक के बाद एक फिसलने लगे थे। ये क्या किया हरमीन, तुमने बाप भाई सबको धोखा दे दिया। वो ज़मीर की अदालत में पेश हो चुकी थी। आओ ज़हूर। सुदेश ड्राइंग रूम में आया तो मुराद और ज़हूर वहाँ मौजूद थे। सुदेश, शाह तुम्हें मिस बहुत कर रहा था, इसीलिए ये अरेस्ट वारंट लिया हूँ।
तल्खी से कहते ज़हीर ने टेबल पर उसका अरेस्ट वारंट रखा। ये लो ज़हूर, मेरा ज़मानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी, और तुम ये भूल जाओ कि तुम कभी सुदेश शाह पर हाथ डाल सकोगे। सुदेश उसकी आंखों में देखते चबा चबा कर बोला, वैसे शर्म नहीं आती एक लड़की को ज़बरदस्ती घर रखते हुए? ज़हूर तल्खी से बोला। सुदेश की गुस्से से मुठ्ठियां भींगी। वैसे सुना है रातें भी, बकवास बंद करो। वो गुस्से से चिल्लाकर उठ गया, इससे पहले कि वो कुछ और कहता। किसी तीसरे की आवाज़ ने उन दोनों को मुतवज्जा किया। आप कैसे कह सकते हैं मेरा रिश्ता नहीं है इनसे? हरमीन अंदर आई थी, पैंट शर्ट के ऊपर मैरून बड़ी सी चादर से खुद को लपेटे। वो घुटनों तक कवर थी, बाल पोनी में कैद थे। अब एहसास हुआ कमिश्नर साहब कि आपका दिल इतने दिनों से भरा क्यों नहीं। हरमीन को नज़रों के हसार में लेते वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या बकवास की है? सुदेश उसका गिरेबान पकड़ कर चिल्लाया, क्यों तकलीफ हो रही है? क्या लगती है तेरी टाइम पास? एक जोरदार मुक्का ज़हूर के मुंह पर पड़ा था। मुराद फौरन अपनी जगह से उठा। सुदेश छोड़िए। हरमीन ने आगे बढ़कर सुदेश को बाजू से पकड़ा। अंदर जाओ हरमीन। वो घर आया, मगर वो डरी नहीं, बल्कि मुश्किल से उसे पीछे किया और उसके बिल्कुल सामने रुकी। आप लोग जाएंगे या मैं शोर मचाऊं? वो सख्त लहजे में बोली। अरे बेबी, डाल शोर मचाकर क्या करोगी? सब मेरे बंदे हैं। वो तासुब से उसे देखते बोला। और तब भी बहुत ही सादा कपड़ों में मलबूस बंदो अंदर आया और सुदेश का घेराव किया। अरे सुदेश शाह, तुम्हें क्या लगा मैं लाऊंगा पुलिस और बस तुम मुझे जानते नहीं हो? ये सब मेरे बंदे हैं, और जहाँ तक तुम्हारे गार्ड की बात है तो वो बेचारे बेहोश पड़े हैं। वो सुदेश की खूनख्वार आंखों में देखते अचानक ही उसने मुस्कुराकर हरमीन को देखा। तुम डिप्टी कमिश्नर पर हाथ डाल रहे हो ज़हूर, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बंदों की गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए चिल्लाया, और शायद तुम भूल गए मैं कमिश्नर का बेटा हूँ। वो एक कदम आगे आया था। हरमीन बुखलाकर एक कदम पीछे हुई थी। हरमीन को हाथ मत लगाना ज़हूर, इसका कोई कसूर नहीं है सब में। सुदेश की मन्नत को नज़रअंदाज करते वो हरमीन के करीब हुआ था। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। उसकी कलाई थामे वो बोला था। मुराद तो बस बुत बने सब देख रहा था। छोड़ो मुझे। वो भीगी आवाज़ में इल्तिजा कर रही थी। ज़हूर, इसे हाथ मत लगाना। सुदेश गुस्से से चिल्लाया। ठीक है यार, वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ले जाओ इसे। ज़हूर ने हरमीन को खुद से करीब किया। छोड़े ना, वो रो दी। बीवी है मेरी। ज़हूर ने मसनूई हैरत से उसे देखा। वाह, गर्लफ्रेंड को अच्छा प्रोटेक्ट किया है। लो, मैं भी कह देता हूँ बीवी है मेरी बस। बेजारी से कहते उसने हाथ हिलाया तो वो दो बंदे सुदेश को अपने साथ ले गए। मुराद भी सर को खम करके बाहर निकल गया तो ज़हूर ने झटके से उसे छोड़ा। कब से रखा हुआ है इसने तुम्हें? ज़हूर ने फ़ौरन मोबाइल पर साउंड रिकॉर्डर निकाला। मैं बीवी हूँ इनकी, वो भीगी आवाज़ में कहती पीछे। झूठ मत बोलो। वो धाड़ा और उसकी तरफ आया। हरमीन सहम कर पीछे, उसकी टांगें सोफे से टकराए और वो सोफे पर गिरी। ज़हूर उस पर झुका। सच बता दो, कसम से जो तुम पर हर फाने दे दूं। उसके सीने पर हाथ रखे वो उसे पीछे कर रही थी। वैसे खूबसूरत हो तुम बहुत हो, वो दिल फरेबी से बोला और उसके करीब हुआ। सर आप ठीक हैं? जमान सबसे पहले लाउंज में आया। अरेस्ट देम, पीछे से किसी ने कहा जो जमान के साथ आया था। हरमीन को देखो, उसने सर थामा था। सुदेश के सर से एक खून की धार चेहरे पर बह रही थी। कहाँ है भाभी? उसने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया। ज़हूर साथ है। जमान ने भी यकीनी से उसे देखा और फिर लंबे लंबे डंक भरते वो वहाँ आया। ठक ठक जमान ने दरवाज़ा खटखटाया था। 1 2 उसने इतना ही गिना था जब ज़हूर उड़ी हुई रंगत से बाहर आया। ज़हूर, यू आर अंडर अरेस्ट। सराज ने बंदों को इशारा किया। जमान अंदर आया तो हरमीन सोफे पर पांव ऊपर किए उसके गिर्द बाजू लपेटे सिसक रही थी। जमान की तो समझ ही ना आया कि वो क्या करे, मगर अगले ही लम्हे सुदेश अंदर आया। वो फिक्रमंदी से उसके साथ बैठा। हरमीन ठीक हो? उसने नरमी से उसकी जख्मी कलाई अपने हाथ में ली। हरमीन ने सुर्ख आंखों से सुदेश को देखा। हरमीन तुम ठीक हो? वो हर बुरे ख्याल की नफी कर रहा था। हरमीन कुछ कह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जबान सर झुकाए बाहर चला गया। हरमीन मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो तो बोले बगैर रोए जा रही थी। सुदेश ने बगैर मजीद सवाल के उसे रोने दिया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जबान ने कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक किया। हरमीन संभल चुकी थी। वो सुदेश से फासले पर हो गई। सर सब CCTV कैमरे बंद थे, मगर खुफिया कमरे में जो कैमरे लगे हैं वो चल रहे थे। सर सब ठीक है, सिर्फ डराया है। वो हरमीन को देखते बोला। इतनी देर का रुका सांस बहाल हुआ। सर 2 मिनट। जमान उसे इशारा करके बाहर चला गया। हरमीन मेरी बात सुनो। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते उसने नरमी से उसे पुकारा। वो तब भी हल्की हल्की लरज रही थी। मैं काम से जा रहा हूँ, पुलिस घर पर है, फिक्र नहीं करना। हरमीन ने झटके से सर उठाया और दूसरे लम्हे वो दोबारा उसके सीने से लग गई। प्लीज़ सुदेश मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ सुदेश। वो मन्नत पर उतर आई थी। कोई फिक्र की बात नहीं है। उसे पीछे करते वो उठ गया। सुदेश, वो उम्मीद से बोली थी, मगर वो नज़रअंदाज करते वहाँ से चला गया और वो पीछे फिर रो दी। क्या हुआ असद, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? एक खतून मेकअप और काम वाले कपड़ों में तैयार अंदर कमरे में आई थी।
आओ समरा बेगम, तुम भी सुनो अपने बेटे की हरकतें। वो तल्खी से बोले। क्या हुआ है, ज़हूर कहाँ है? वो परेशानी से बोली। जेल में है, डिप्टी कमिश्नर के घर घुसकर ना सिर्फ उसे मारा बल्कि उसकी बीवी को भी डराया और साथ साथ उसके तमाम गार्ड्स को बेहोश करके अपने बंदे लेकर उसके घर घुस गया। अब उसे मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। अगर मेरा नाम ना होता तो अभी FIR कट चुकी होती। वो गुस्से से कहते कमरे से निकल गए। हाय मेरा बच्चा, दिल थामे वो बेड पर बैठ गए। वो घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। कमरे में आते कदमों को बेड पर लेटे वजूद ने जंजीर किया। गहरा सांस लेकर वो बगैर कुछ बोले साइड टेबल तक आया। घड़ी उतार कर उसने मुड़कर दूसरी तरफ सोई हरमीन को देखा। फिर सर झटक कर वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वो बाहर आया तो हीटर का बटन जलाकर वो नाइट लैम्प बंद करके हरमीन के साइड टेबल तक आया और तब उसकी नज़र हरमीन की जख्मी कलाई पर पड़ी जो ज़हूर से हाथ छुड़वाने पर हुई थी। कुछ सोचकर सुदेश साइड टेबल के दराज से बॉक्स निकालकर उसके साथ बैठ गया। नरमी से उसकी कलाई थामे उसने जायज़ा लिया और फिर दवाई निकालकर उसकी कलाई पर लगाई ही थी कि वो झटके से उठी और अपनी कलाई छुड़ाई। मैं हूँ, मसरूफ़ से अंदाज में कहते वो दोबारा उसकी कलाई थाम चुका था। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो दवाई लगाते सरसरी से बोला। मुझे दूसरे कमरे में डर लगता है और वैसे भी मेरे शौहर का कमरा। वो नींद में बोली जा रही थी मगर फ़ौरन ज़ुबान को दांतों तले दबाया। सुदेश के हाथ थमे। रहने दे, मैं खुद लगा लेती हूँ। उसने सर झुकाकर कलाई खींची मगर सुदेश की गिरफ्त सख्त हुई। शौहर के कमरे में बैठी हो और उसी से दवाई लगवा रही हो, इसलिए मैं लगा देता हूँ, बेतासुर लहजे में कहते वो दवाई लगाने लगा तो हरमीन भी खामोश हो गई। दवाई लगाकर उसने आराम से उसके हाथ पर पट्टी कर दी। अब सो जाओ। बॉक्स को साइड टेबल पर रखते वो उठ गया। वो दूसरी तरफ आया तो हरमीन कुछ गैर आरामदेह होकर थोड़ा दूर हुई। सुदेश ने खामोशी से अपना तकिया उठाया और उसे लाकर सोफे पर रखा। अपने कमरे में महदूद रहो, सख्ती से उसे बावर करवाते वो लेट गया। हरमीन ने गुस्से से उसे देखा। मेरे शौहर का कमरा है, मैं क्यों जाऊँ? खफगी से कहते उसने कंफर्टर सर तक ओढ़ लिया। सुदेश ने खफगी से उसे देखा। सुबह की किरणों ने कमरे में रोशनी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी मगर ब्लाइंड की वजह से कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो नज़र सीधी सुदेश पर पड़ी जो आंखों पर बाजू रखे अभी तक सो रहा था। सुबह हरमीन ने उसे नमाज पढ़ते देखा था, शायद वो फिर सो गया था। उसने कल वाले कपड़ों के ऊपर सुदेश की शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन खुले थे और बाजू को कूनियों तक मुड़े हुए थे। वो ब्लाइंड तक आई और उसका बटन दबाकर उसे बंद कर दिया और फिर वो बेड की तरफ आ गई। जानती थी वो रोशनी की वजह से खुद ही उठ जाएगा। वो बिस्तर सेट करने लगी। सुदेश ने आंखों से बाजू हटाया। मुंह पर पड़ती रोशनी से झुंझलाकर वो उठ गया। चंद सेकंड सर झुकाए रखने के बाद उसने सर उठाया तो आंखें पूरी खुल गई। आपने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? वो बरहमी से बोला। हरमीन गहरा सांस लेकर पलटी। वालेकुम अस्सलाम। असल में सुदेश, आपके घर में सब लड़के काम करते हैं तो मुझे अपनी टाइट शर्ट पहनते अजीब लग रहा था तो इसलिए मैंने आपकी शर्ट ऊपर पहन ली। हीटर ना होता तो मैं जैकेट पहन लेती। तवक्को के बरक्स वो बिल्कुल आराम से बोली। ऐसा करिए, आप मेरी सारी शर्ट्स अपने रूम में शिफ्ट कर लें। तल्खी से कहते वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। क्या हो गया जो मैंने इस्तेमाल कर ली? कौन सा ख़त्म हो गई है? नाराज़गी से कहते वो दोबारा बिस्तर की तरफ पलटी। टन टन उसका फ़ोन बजा तो वो उसकी तरफ मतवज्जो हुई। शाहबाज भाई कॉलिंग। देखकर मुस्कुराते उसने फ़ोन उठाया। कैसी है प्रिंसेस? वो खिलखिलाई। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक। वो बेड पर बैठ गई। हम भी ठीक। तुम बताओ, सवात का मौसम कैसा है? वो मुस्कुरा कर बोला। हमेशा की तरह खूबसूरत। वो बामुश्किल मुस्कुराई। अच्छा, हम जल्द आ जाएंगे। यहाँ सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। भाई, मुझे कभी गलत मत समझना। उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ जान? शाहजेब की आवाज़ में फिक्र थी। अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही चलें, सबको सलाम देना, मैं बाद में बात करूंगी। उदासी से मुस्कुराकर उसने शाहजेब का जवाब सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। हरमीन ने गहरे गहरे सांस लेते खुद को कंपोज किया। सुदेश के बाहर आते ही कमरा भी उसके परफ्यूम की खूबसूरत खुशबू से महक उठा। हरमीन ने नज़र उठाकर उसे देखा। काली जीन्स पर बटनों वाली सादा शर्ट और चेक वाला कोट पहने वो सामने वाले के दिल में उतरा था। आप मेरे लिए मेड का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? उसने धीमे लहजे में कहा। सुदेश घड़ी पहनते उसकी तरफ पलटा। क्यों? जाने का इरादा नहीं है? वो सख्ती से उसे देखते बोला तो बंदर तक जल गई। आखिर ये बंदर तमीज़ से बात क्यों नहीं कर सकता? गुस्से से सोचकर वो उसके सामने रुकी। नहीं। सुदेश के कोट के कंधों से फर्जी गर्द झाड़ते वो तल्खी से बोली। मेरे शौहर का घर है, जब तक दिल करेगा रुकूंगी। अगर किसी को मसला है तो वो जा सकता है। आखिर में वो तल्खी से मुस्कुराए। सुदेश ने उसकी कलाई थामी और एक झटके से उसे अपने करीब किया। और आप जानती हैं कि शौहर अभी सिर्फ कागज़ तक महदूद है। उसने अपना कोई हक वसूल नहीं किया। हरमैन की सांस और दिल की धड़कन सब रुक गया था और वो उसके करीब हुआ था। छोड़िए, वो मुनमुनाई। उसकी आंखें भीग गई। तुम मेरा हक हो हरमीन, और हक लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। बराह रास्त उसकी नज़रों में देखते उसने चैलेंज किया था। हरमीन तंब खुद रह गई थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और पेशानी तर
सुदेश उसके करीब हो रहा था। तो क्या वो अपना हक लेने लगा था? पहली सोच उसे यहीं आई थी। उसने डरकर आंखें मींच ली और होंठों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त कर लिया था। सुदेश के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो उसके कान से करीब हुआ। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है, तो बेहतर होगा दूर रहो मुझसे। उसकी कलाई छोड़ते, उसे खुद से दूर करते, उसने साइड टेबल के दराज से पिस्टल निकाली और उसे देखे बगैर वहाँ से निकल गया। वो तो साकित कितनी देर वहाँ ही खड़ी रही, फिर दिल पर हाथ रखते वो बेड पर बैठ गई। उफ, मैं तो मर ही जाती आज। अपने पेशानी पर आया पसीना साफ करते वो थके हुए अंदाज में बोली। हाँ सुदेश, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने कोर्ट मैरिज कर ली है? सुदेश फ़ोन कान से लगाए फाइल देख रहा था। अंकल, मेरी मजबूरी थी, वो धीमी आवाज़ में बोला। रिजवान को जब पता चलेगा तब। फ़ोन के पार बंदा खफा था। शाकिर अंकल बाबा के आने से पहले कुछ न कुछ कर लूँगा, वो फिक्रमंदी से बोला। और ये एएसपी जमान साहब तुम्हारे साथ शामिल थे? शाकिर की बात पर उसका कहका बुलंद हुआ। अंकल, आपका वो शैतान बेटा कैसे न शामिल होता? दोनों हंस दिए थे। हरमीन ने बेजारी से टीवी को देखा था। अब तो वो सुदेश के ना होने की आदी हो गई थी। सुदेश की रूटीन बन गई थी। वो निकाह के बाद से रात को ज़्यादातर लेट घर आता था। हरमीन सो जाती थी और सुबह उसके उठने से पहले वो चला जाता था। हरमीन को यही लगता था वो उसे इग्नोर कर रहा है, मगर वो उसे मिलता ही नहीं था जो वो उसे पूछती। ऑफिस की फ़ज़ा सख्त तनाव का शिकार थी। सुदेश के टेबल पर बहुत सी फाइल बिखरी थी। सुदेश खुद एक फाइल में गुम था और जमान और अमजद दूसरी फाइल में लगे थे। सबूत काफ़ी है? सुदेश मुस्कुराकर बोला। जी सर, ज़हूर नहीं निकलता भाई। जमान ने भी सुदेश की हाँ में हाँ मिलाई। निकाह नामा जमा करने से सब हल हुआ था, अमजद ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा। बस ले जाओ सारा क्रेडिट, जमान मुंह बनाकर बोला। तुम्हें क्या पता, असल कुर्बानी तो सर ने दी है। पूरा एक हफ्ता रातों को 3-3 बजे तक काम करते रहे हैं, भाभी को भी टाइम नहीं दे सके। जमान के शरारत से कहने पर जहाँ अमजद ने हंसी दबाई थी, वहाँ सुदेश के गुस्से से उसे देखा तो वो नज़रें चुरा गया। वो दोबारा फाइल में उलझ गया। टन टन, देखो यार, सुदेश ने बेजारी से कहा तो जमान ने फ़ोन उठा लिया। अननोन है, शायद रहमान का पता बताने। सोहेल फ़ोन कर रहा है। सुदेश ने स्पीकर ऑन कर दिया। कमिश्नर सुदेश बात कर रहा है। उसका सारा ध्यान फाइल में था। सुदेश, हरमीन बात कर रही हूँ। कौन हरमीन? सवाल इतना अचानक था कि हरमीन की तरफ खामोशी छा गई। तुम्हारी बहन, गुस्से से कहते उसने फ़ोन बंद किया तो जमान और अमजद का कहका बुलंद हुआ। सर, भाभी का फ़ोन था, जमान ने हंस कर कहा। तो सुदेश ने माथे को छूते दोबारा फ़ोन मिलाया। हाँ बोलो हरमीन। पूरा हीटिंग सिस्टम ख़राब हो गया, कुछ करिए। उसकी आवाज़ में खफकी थी। फारिग नहीं हूँ, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। मैं बेशक यहाँ सर्दी से बर्फ़ बन जाऊँ, क्या ये मुमकिन है? सुदेश ने हंसी दबाई। बेफिक्र रहिए, इसकी नौबत नहीं आएगी, खफकी से कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया था। यार मेरी मीटिंग है, सो अब मैं चलता हूँ, वो चीज़ें समेटते बोला। सर, किससे? भाभी से? वैसे सर, ये मीटिंग रात को रखा करिए, वरना इस इलाके का कबाड़ा हो जाएगा, शरारत से कहते वो वहाँ रुका नहीं और ना चाहते वो भी सुदेश मुस्कुरा दिया। चलो मैं भी चलता हूँ। अमजद और वो साथ ही बाहर गए थे। जी बस, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मीटिंग पर। सुदेश ने तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते फ़ोन पैंट की जेब में रखा था। वो तेज़ी से कमरे में आया था और नज़र सीधी सामने गीले बालों को तौलिए से खुश करती हरमीन पर पड़ी। वो काले सिल्क के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी, जो वो नाइटी के तौर पर घर में इस्तेमाल करती थी। सुदेश ने नज़रें फेर ली थी। सुदेश, आप कहाँ थे इतने दिन से? वो तौलियों को बेड पर फेंकते फ़ौरन सुदेश के सामने आई थी। हरमीन, मुझे मीटिंग पर पहुँचना है, वो बेदारी से बोला। सुदेश, मैं मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी हूँ, उसने खफगी से कहा। मेरे लिए तुम? वो एक कदम आगे आया था और ये पहली बार थी जब हरमीन ने उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी, बगैर किसी डर के। एक पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं। बराह रास्त उसकी नज़रों में देखते उसने हरमीन को आसमान से ज़मीन पर चटका था। वो ड्रेसिंग रूम में चला गया था और वो बुत बन गई थी। आज पहली दफ़ा उसे इतना शदीद दर्द हुआ था। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था और सुदेश के लिए वो एक पेपर के बराबर थे। उसका सकता सुदेश के परफ्यूम की खुशबू ने तोड़ा था। वो गुस्से से पलटी। वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस था, मगर पहले से फ्रेश लग रहा था। पिस्टल को सुदेश ने साइड टेबल के दराज में रखा जब हरमीन ने उसे बाजू से कपड़े अपनी तरफ मोड़ा। आप भूल रहे, मैं बीवी हूँ आपकी, वो दरश्ती से बोली। आंखों में सिर्फ दुख था। किसने कहा तुम मेरी बीवी हो? हाँ, वो भी गुस्से से उसके सामने सीने पर बाजू बांधकर खड़ा हो गया। आप ज्यादती कर रहे हैं सुदेश। आंखों से बहुत से आंसू टूटकर गालों पर फिसले थे। क्या ज्यादती की है मैंने? हाँ बोलो। तुम इस घर में हो कब से? एक बार मैंने हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें। जब चाहो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक बेबी सिटर नहीं बन सकता। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। स्पाकी से हरमीन को उसका मकाम बताते वो रुका नहीं। हरमीन ज़मीन पर बैठती चली गई और फिर जब टूटा और वो फूट फूट कर रो दी। हीटिंग सिस्टम ख़राब होने की वजह से कमरा ठंडा हो रहा था। वो जैकेट पहने कंफर्टर में बैठी टीवी देख रही थी। वो सुबह से अब तक संभल चुकी थी। सुदेश के अंदर आने पर वो मुतवज्जा तक न हुई। वो चेंज करके बाहर आया तो सोफे पर तकिया और कंफर्टर पहले से मौजूद था।
टीवी बंद करो, बेतासुर लहजे में कहते उसने ब्लाइंड खोला। ये वक्त है घर आने का? उसने उल्टा सवाल किया। व्हाट? वो तल्खी से बोला तो हरमीन ने टीवी बंद किया और बेड से उठी। शहर के हालात देखे हैं आपने? वो नरमी से बोली तो सुदेश ने गहरा सांस लिया। काम होते हैं मुझे, इतना कहकर वो हरमीन की तरफ मौजूद साइड टेबल के पास आया और बटन दबाकर दोनों लैंप बंद कर दिए। अब कमरे में सिर्फ स्पॉटलाइट की रोशनी थी। सुदेश, आखिर आपको मुझसे क्या मसला है? वो सुदेश का बाजू पकड़कर भीगी आवाज़ में बोली। हरमीन प्लीज़, मैं अभी थका हुआ आया हूँ। वो उसकी तरफ मुड़ते उकता कर बोला। क्या हम अपने रिश्ते के बारे में सोच नहीं सकते? वो उसकी आंखों में देखकर बगैर किसी डर के बोली थी और सुदेश की आंखों में हैरत और बरहमी साथ उभरी थी। क्या मतलब है इसका? वो सख्ती से बोला। सुदेश गुस्से को एक तरफ रखकर सोचिए, आप मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं कि मैं बच्ची हूँ, मुझे वक्त चाहिए। वो रुकी। सुदेश अभी तक हैरत में था। वो लड़की जिसकी ज़िंदगी में शरारत और कार्टून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी, वो आज सुदेश के सामने किसी और रूप में थी। सुदेश, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुदेश को खामोश देखकर वो उसका बाजू थाम कर बोली। सो जाओ, बेजारी से कहते वो पड़ गया। जब वो जल्दी से सुदेश के सामने आई। मुझे अपना ले सुदेश, वो एतमाद से बोली थी और वो शल रह गया था। मैं आपको अपना आप देने को तैयार हूँ सुदेश। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप आए हैं और आप ही रहेंगे। उसके करीब होते वो नरमी से बोली थी। तुम गुस्से में हो अरमीन, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वो फौरन ही नरम पड़ गया था। मैं होशो आवाज़ में कह रही हूँ सुदेश, मुझे। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए जब सुदेश ने उसे बाजू से पकड़ कर करीब किया। तो तुम तैयार हो? सुदेश ने मुस्कुराकर उसकी उड़ी रंगत को देखा था। हरमीन ने बगैर कुछ कहे सर इस बात में हिलाया था। आज रात तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें रात देता हूँ, लेकिन इसके बाद जब मैं चाहूँगा, चाहे वो साल बाद हो या कभी नहीं। तंज़ी अंदाज में कहे गए अल्फाज उसे सुन कर गए थे, बिल्कुल सुन। वो अब भी उसे छोड़ने की बात कर रहा था। वो शौक में रह गई थी। सुदेश ने उसे खुद के करीब किया था और वो बेजान वजूद की तरह उसके करीब हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? शादी कैसी रही? फ़ोन पर खुशगवार आवाज़ सुनकर सारा मुस्कुराई। शादी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी रही। मैं तो एक हफ़्ता ही रुकी हूँ, मगर जोया आप भी वहाँ लोग मौजूद ही हैं। सारा चाय का कप थामे टीवी लाउंज में ही बैठ गई। शादी क्यों इतनी अच्छी रही? सुभान मेरी जान, हरमीन को तुम्हारे लिए मांग आई हूँ, बस तुम वापस आओ और मैं उसे ब्याह कर ले आऊँ। सारा खुशी से बोली। वाह मामा, आप तो फास्ट निकली। सुभान की आवाज़ ही खुशी से बदल गई। तो कब आओगे? अब जल्द आऊँगा। सारा ने मुस्कुराकर अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रखा और सोने के लिए उठ गई। हरमीन ने आंखें खोली थी और वो झटके से उठ बैठी। सुदेश सामने सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। सुदेश ने संजीदगी से उसे देखा, जो खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। क्या हुआ? यही चाहा था ना? उसके लहजे में तंज नहीं था, मगर हरमीन को लगा था। नहीं नहीं, वो नफ़ी से सर हिलाती पीछे हो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया या अल्लाह, ये क्या हो गया? खुद से कहते वो बिस्तर से उतर गई। हरमीन, सुदेश ने हैरत से उसे देखा, जो हवास में नहीं लग रही थी। वो नंगे पांव कमरे से निकल गई थी। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते वो मेन दरवाजे से बाहर आई थी। लॉन पूरा छोटी छोटी सफ़ेद रोशनियों से रोशन था। गहरे गहरे सांस लेते वो रोते वहाँ ही सीढ़ियों पर बैठ गई थी, दोनों टांगों के गिर्द बाजू लपेटे। वो मुंह छुपाए से सिसकने लगी। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी रही। वो तब चौंकी जब किसी ने उसके कंधों पर शॉल डाली। उसने सर उठाकर देखा, सुदेश उसके पीछे खड़ा था। उसने फिर सर झुका लिया। सुदेश उसके साथ कुछ फासले पर बैठ गया। इतना डरती हूँ मुझसे कि मेरे करीब करने पर बेहोश हो गई थी। मैंने हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें हरमीन। तुम जज्बाती हो रही थी, मगर मैं होश में था। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता। बस हैरान था। शुरू में संजीदगी से कहते, आखिर में वो मुस्कुरा कर बोला और फिर हरमीन को देखा जो अभी भी रो रही थी। अब क्या हुआ? सुदेश ने नरमी से पूछा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुदेश। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई थी। प्लीज़ ऐसे मत रो। सुदेश ने उसके कंधे पर बाजू फैलाया तो उसके कंधे से लगकर रोने लगी। मैं अपने माँ बाप को बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ सुदेश। ये एहसास मुझे खुश नहीं रहने दे रहा। मुझे वापस नहीं जाना। मुझे वापस जाने को मत कहिए सुदेश। मैं घर जाकर क्या कहूँगी? हरमीन मन्नत कर रही थी। ये सब मजबूरी में हुआ है हरमीन, समझो। वो उसका कंधा थपथपाते बोला। मैं कैसे फेस करूँगी सबको? इस बार सुदेश ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसे रोने दिया था। और आज ये बात उसने दिल से तस्लीम की थी कि उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हरमीन का हुआ था। आज उनके बीच की पहली दीवार चांदनी रात की गवाही में गिरी थी। सुबह हुई तो बादलों को मौसम ने खुशगवार बना दिया। हरमीन ने ब्लाइंड ऊपर किया तो पूरा कमरा रोशन हो गया। सुदेश उठ जाइए, 9 हो गए हैं, जाना नहीं है ऑफिस? वो मुस्कुराकर चलती सुदेश तक आए। सुदेश, उसने फिर आवाज़ दी तो उसने आंखें खोली। उठ जाइए, मुस्कुराकर कहते वो बेड से नीचे हो गई। आज लेट हो गया काफ़ी, सरसरी सा कहते वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया तो वो बिस्तर तक आए। टन टन हरमीन बिस्तर छोड़कर फ़ोन तक आई। एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। वाह जी, आज सारा खाला ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया। वो शरारत से हंसी। अच्छा धोखा दिया है तुमने लड़की, कहाँ गुम हो गई? ये महीना हो गया है। सारा की खफकी से भरी आवाज़ पर वो खिलखिलाकर हंसी। अब क्या बताऊँ खाला, दिल लग गया है।
वो शरारत के मूड में बहुत अरसे बाद आई थी। मैडम, आप क्यों इतनी खुश हैं? सारा ने मसनूई हैरत से पूछा। बस क्या बताऊँ खाला, सारा का कहका फ़ोन पर गूंजा। कपड़े मेरे घर छोड़कर गुजारा कैसे कर रही हो? हमीन गड़बड़ा गई। जी जी, बस दोस्तों से गुजारा कर रही हूँ। असल में जल्दी में सवात जाना पड़ा, तो इसलिए अब हम आ गए हैं इस्लामाबाद। अच्छा चलो, अच्छा है, मेरा ड्राइवर आ रहा है, तुम्हारे एक दो जोड़े भेज देती हूँ, सारा ने मुख्तसर बताया। नहीं जी खाला, भेज दे, ड्राइवर से कहना जहाँ मुझे छोड़ा था वहाँ ही कपड़े दे। अच्छा ठीक है, और कब आना है? जोया आप ही लोगों ने? सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मामा लोग कुछ दिन तक आ जाएंगे। असल में वो लोग शादी से सीधा दुबई दादा अब्बू के पास गए, तो चाचू ने आने नहीं दिया। हरमीन चलती हुई खिड़की में आ गई। अच्छा चलो, मैं फ़ोन बंद करती हूँ। हरमीन ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद किया तो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और सुदेश बाहर आया। काली शलवार कमीज़ और काला कोट पहने, जेल से बाल सेट किए। वो हर रोज़ की तरह परफेक्ट लग रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू से सारा कमरा महक उठा था। वो साइड टेबल के पास आया। अब तुम रोज़ दूसरे कमरे में सोया करोगी, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। हरमीन ने बिस्तर सेट करके उसे मुस्कुरा कर देखा। बिल्कुल नहीं, रात को आप मेरी वजह से देर तक जागते रहे और मैं कल की वजह से काफ़ी शर्मिंदा थी, तो मैं दूसरे कमरे में सो गई, वो नरमी से बोली। तो सुदोष हंस दिया। मजाक कर रहा था, नाश्ता करें? हरमीन ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। दिन और रात का खाना बेदिली से खाकर वो नीचे टीवी लाउंज में बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी जब सुदेश अंदर आया था। थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते उसने गौर से हरमीन को देखा था, जो सफ़ेद जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस थी। बाल हमेशा की तरह खुले थे। ये कपड़े कहाँ से आए? वो आंखें सुकेड़े उसे देख रहा था। ऐसे मत देखिए, खाला के घर से मंगवाए हैं, वो फ़ोन में ही गुम बोली। मतलब जाने का इरादा नहीं है? सुदेश ने आंखें बंद करके सर सोफे की पुश से लगा दिया। आप थक गए हैं? हरमीन फिक्रमंदी से बोली। तो सुदेश ने सर हिलाया। मुझे चाय बनानी नहीं आती, वरना बना देती, वो बेचारगी से बोली। तो सुदेश ने हैरत से उसे देखा। मगर एक काम हो सकता है। उसकी आंखें चमकी। सुदेश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हम बाहर चलते हैं, कहीं मैंने खाना भी नहीं खाया, वो मासूमियत से आंखें चिपका कर बोली। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, वो लहजे में बोला। प्लीज़ ना सुदेश, चलते हैं ना प्लीज़, मैं एक हफ्ते से यहाँ बोर हो गई हूँ। आखिर उसने उम्मीद से सुदेश को देखा तो वो ना चाहते हुए भी मान गया। चलो फिर, वो खुशी से उछल कर उतरी। मैं आई, वो भागती हुई सीढ़ियों की तरफ गई तो सुदेश बाहर आया। असलम, उसने आवाज़ दी तो एक गार्ड जल्दी से आया। मेरी अपनी गाड़ी निकाल दो, गार्ड ने सर हिलाया। सुदेश पलटा तो वो सामने से आ रही थी, सफ़ेद कोट पहने। वो मुस्कुराकर सुदेश को देख रही थी, बाल पोनी में बंद थे। चलें? हरमीन ने सर हिला दिया। हाईलैंड रिजॉर्ट के खूबसूरत होटल के बाहर वो एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। गाने हल्की हल्की आवाज़ में चल रहे थे और गहरे बादलों ने इस्लामाबाद के मौसम को और खूबसूरत बना दिया था। हल्की हल्की आवाज़ दिल और मूड दोनों को खुशगवार कर रहे थे। सर ऑर्डर। वेटर उनके आते ही आ गया था। बोले हरमीन। उसने हरमीन को देखा जो अपने इर्द गिर्द देख रही थी। आप कर दें, सुदेश ने सर हिलाकर ऑर्डर किया। वेटर सर हिलाकर वहाँ से चला गया तो सुदेश उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। खाना खा लिया था तो क्यों कहा कि नहीं खाया था? सुदेश ने मसनूई खफकी से उसे देखा। इसलिए कि आप कहाँ कॉफ़ी के लिए मुझे यहाँ लेकर आते, वो हंसती। वैसे मैंने सुना था जब लड़का लड़की निकलते हैं तो चांदनी रात होती है, और यहाँ देखो आसमान बादलों से भरा पड़ा है। हरमीन मुंह बनाकर बोली तो मोबाइल पर टाइपिंग करते हुए मुस्कुराया। ये हकीकी ज़िंदगी है हरमीन बीबी, उसने नज़र उठाकर उसकी बुरी आंखों में देखा। आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है सुदेश, हरमीन बालों को कान के पीछे करती बेजारी से बोली। हाँ हाँ, वो कहका लगाकर हंसा तो हरमीन चौंकी। उसकी मुस्कुराहट कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। अब आप क्या चाह रही हैं? वो आगे हुआ। मोबाइल को साइड पर रखते उसने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। मैंने क्या चाहना है? उसने गड़बड़ाकर नज़रें फेरी। सच में आप नहीं चाह रही कि मैं रोमांटिक हूँ? वो कल रात वाली हरमीन कहीं से नहीं लग रही थी, जो उसके सामने खड़ी होकर कह रही थी कि वो अपना आप उसे सौंप रही है। ये वो हरमीन थी जो बिल्कुल बच्ची सी थी, जो सुदेश के करीब होने से रो दी थी या बेहोश हो गई थी। नहीं, वो सरसरी सा कहते। वो फिर यहाँ वहाँ देखने लगी क्योंकि वो सुदेश से नज़रें चुरा रही थी। हरमीन, वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते बोला और हरमीन साकित हो गई थी। वो कल से ही बहुत शर्मिंदा थी। हरमीन ने बगैर कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाल लिया था। शुक्र है इस बला का दिमाग दुरुस्त हुआ, वरना रात को तो जिन चमट गया था, वो सोच ही सका था। वेटर ने कॉफ़ी और केक को काट कर दोनों के सामने रखा था। आपके घर वाले कहाँ होते हैं? हरमीन ने कॉफ़ी का सूप लेते पूछा। वो लोग इंग्लैंड गए हैं, पापा को दिल का मसला है, उसका इलाज करवाने। और वैसे आप बताइए, घर में कुछ नहीं करती? वो मुस्कुरा कर बोला।
नहीं, असल में मैं छोटी हूँ ना, तो मामा और मेड ही काम करती हैं। वो केक खाते हंसकर बोली। और क्या पढ़ती हैं? अभी सेकंड ईयर मुकम्मल किया है, अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। सुदेश ने समझकर सर हिलाया। तुम्हें पता है तुम मुझसे 13 साल छोटी हो? हरमीन मुस्कुराई। तो क्या हुआ, हमारे एक कज़न ने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लड़की से शादी की थी और वो लोग इतने खुश हैं। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। हरमीन, ये इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। सुदेश ने अपनी बात पर जोर दिया। सुदेश प्लीज़, इतना अच्छा मैं कभी भी तुम्हारे साथ वैसे एक्ट नहीं कर सकूंगा जैसे एक मेच्योर लड़की के साथ कर सकूंगा। हरमीन की बात काट कर वो एक सांस में बोला। आप किसी को पसंद करते हैं? हरमीन ने संजीदगी से कहा तो वो चौंका। मेरे पास इस फजूल काम के लिए टाइम नहीं है। सरसरी सा कहते उसने केक की तरफ इशारा किया। पैक करवा लूँ? वो टॉपिक बदल गया। अरे बिल्कुल नहीं, ये किसी गरीब बंदे को दे दें। मैं जब भी भाई लोगों के साथ बाहर जाती थी यही करती। बोलते बोलते उसे अचानक ब्रेक लगी। सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपके पैसे थे। हरमीन ने गौर से उसे देखा। अरे बिल्कुल नहीं, वैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वो उसे गहरी नज़रों से देखते बोला। बिल्कुल भी नहीं, वो हंस दी। तो फिर कल रात को क्या हुआ था? सुदेश को उसे छेड़ने में इतना मज़ा आ रहा था, वो फ़ौरन ही ब्लश करने लग गई थी। कल रात की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुदेश। असल में मुझे कभी इग्नोर नहीं किया किसी ने। आपने किया तो मैं गुस्से में आ गई, और जो कल रात को मैंने कहा तो वो मैं सोच भी नहीं सकती। वो सर झुकाए बोले जा रही थी। सुदेश मुस्कुराकर उसके सुर्ख पड़ते गाल देख रहा था। कल रात तुम होश में नहीं थी, और जिस दिन मैं ना हुआ उस दिन, मानी खेजी से कहते। उसने कॉफ़ी का कप लबों से लगाया और अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में देखा। नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। वो मुस्कुराया और हरमीन थम गई। दिल ने कहीं बीट मिस की थी। क्या हुआ? सुदेश ने मुस्कुराहट दबाई। कुछ नहीं। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। वो सही तो कह रहा था, वो तो मर्द था। जब उसकी तरफ से इजाज़त मिल गई थी तो वो अगर अपने होशो हवास खो बैठता। उसकी आंखों में फ़ौरन आंसू आए। वो क्या कदम उठाने लगी थी? सुदेश ने गौर से देखा। लगता है दिमाग दुरुस्त हो गया मैडम का, आइंदा ये हरकत नहीं करेगी। सुदेश ने सोचा ही था, मगर हरमीन के सर उठाते सुदेश की मुस्कुराहट सिमटी थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू मुसलसल बह जा रहे थे। सुदेश सॉरी, प्लीज़ सॉरी, मैं ये कदम कभी नहीं उठाना चाहती थी। सुदेश फ़ौरन सीधा हुआ। हरमीन, रोना तो बंद करो यार। सुदेश, घर चलें प्लीज़, उसने आंसू साफ करते मन्नत अमेज लहजे में कहा। ठीक है। तासुब से उसे देखते वो दोनों उठ गए। तो यह है इसकी पहली किस्त, और मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि सारी एपिसोड्स एक साथ ही प्रोवाइड किया करूँ, और ज़्यादा एपिसोड को लंबा ना किया करूँ, लेंथी ना किया करूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ी ही एपिसोड्स कर करके प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। तो अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को दूसरी एपिसोड भी प्रोवाइड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।